मेरे पिता खदान में काम करते करते दमा के मरीज हो गए थे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं छिंदवाड़ा जिले की उन कोयला खदान के इलाकों से आता हूँ जहाँ अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों तरह की माइनिंग हुआ करती थी। माँ अपना जो ब्लाउज होती थी जिसको पोलका कहते थे वो भी बिना धुला उस झूले में डाल देती थी। और जब मैं रोता था तो मेरी बहन बताती थी, क्योंकि बहन ही बचती थी घर में बड़ी, तो वो पोलके को मेरे मुंह में डाल देती थी। मेरे घर में एक राधा कृष्ण की तस्वीर होती थी, उसके बाजू में आके सुरैया बैठ गई, क्योंकि मेरे पिता सुरैया को बहुत पसंद करते थे। मैं घरों के काम भी करता था, कुछ होटल में प्लेट व्लेट धो देना। पहली पक्षधरता मनुष्य के साथ है। किसी की भी दुनिया में राजनीति, जो राजनीतिक विचारधारा, वो सब बाद में आती। विष्णु खरे साहब का फ़ोन आया एक दिन, मंडलोई मैं आज, मेरे घर में कभी नहीं आते थे, मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो अरे मैंने कहा दादा स्वागत है आपका, अंग्रेजी के लोग सबसे प्रभुत्वशाली हैं। अंग्रेजी में एक ही पुरस्कार मिला अमिताभ घोष साहब को। शमशेर तो चित्रकला से कविता में आए थे, उन्होंने चित्रकला छोड़ दी, लेकिन पूरी की पूरी उनकी कविता चित्रकला के अनुभवों पर है। ज्ञानपीठ को, उसके पब्लिकेशन को, बहुत हद तक उनके छोटे पुरस्कारों को, इन सबको बंद होना है, इसकी चर्चा मेरे आने के बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। मेरी मेज से टकराते हैं शब्द से शब्द, एक चिंगारी उठती है और कविता में आग की तरह फैल जाती है। आग नहीं तो कविता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। ये जो पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी, ये कवि लीलाधर मंडलोई की कविता की पंक्तियां हैं। एक ऐसे कवि जो बचपन में एक पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे, एक कवि जो आदिवासी समाज से आते हैं और अपनी मेहनत के बल पर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल के पद से रिटायर होते हैं। ये साहित्य समाज के लिए और एक आदिवासी जीवन के व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए भी है कि वो रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं हुए। साहित्य में, संस्कृति में, चित्रकला में, संगीत में उनका दखल जस का तस बरकरार है और फिलहाल एक आयोजन के सह निदेशक हैं। आप सब जानते हैं उस आयोजन को, विश्वरंग। आज हम लीलाधर मंडलोई जी से बात करेंगे, जानेंगे वो कहाँ से कैसे यहाँ तक पहुँचे और कविता के साथ उनकी ये जो राब्ता है उनका, ये बना कैसे, और अब आगे वो क्या क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंडलोई जी आपका। नमस्कार। संगत में जो मैंने भी पंक्तियाँ पढ़ी कि मेरी मेज से टकराते हैं शब्द से शब्द, एक चिंगारी उठती है और कविता में आग की तरह फैल जाती है। आग नहीं तो कविता नहीं। ये देखिए, पहले तो एक पंक्ति सुनाता हूँ जो मेरी ही कविता की पंक्ति है और आधे वाक्य की ही कविता है। कविता जल में निमग्न अग्नि है, तो अग्नि को आपको जल के साथ देखना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत कम लोगों को मालूम है कि मैं छिंदवाड़ा जिले की उन कोयला खदान के इलाकों से आता हूँ जहाँ अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट दोनों तरह की माइनिंग हुआ करती थी। और बाल श्रमिक के रूप में मैंने अंडरग्राउंड काम किया है। तो जिस अग्नि को मैंने अंदर देखा और जिस अग्नि को ऊपर देखा, आपको तो मालूम है ब्लास्ट करना होता है। और NH ओझा और एक दूसरी कंपनी थी शॉ वेलिस, वो प्राइवेट कंपनीज का जमाना था और खदानों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो खदानों का जो प्रवेश द्वार होता था वो बहुत छोटा होता था, 4 या 5 फीट का। उसमें झुक के जाना होता था। अंदर जो आप ब्लास्टिंग करते हैं वो फिर वो इलाका बढ़ता जाता है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसमें, लेकिन प्रवेश का रास्ता वैसा ही होता है। तो जब आप वहाँ जाते हैं और जब वो ब्लास्टिंग वाला मामला होता है तो बच्चों को
मतलब 12, 13, 14, 15, 16 मतलब इस तरह के बच्चों को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि एक तो वो आसानी से खदान में प्रवेश कर सकते हैं, और जहाँ पर जिस दीवार पर, कोयले की जिस दीवार पर आपको डिटोनेटर लगाना होता है, तो डिटोनेटर वायर के साथ रहता है और वो बहुत लंबा होता है। तो आप दीवार में उस डिटोनेटर को छेद करके, होल करके बर्मे से उसमें उस डिटोनेटर को डाल देते हैं और उसके आसपास मिट्टी के गुटकों को भरते हैं। और जब वो पूरी तरह से भर जाता है, यानी कि छोटे मोटे झटके से नहीं निकलेगा, तब उस तार को खींचते हुए बहुत दूर तक ले जाते हैं, और जहाँ पर पहले से आप ब्लास्ट कर चुके हैं और उसकी जगह बन चुकी है, यानी कि आड़ बन चुकी है कि सीधे सीधे अगर ब्लास्ट होगा तो वो पत्थर आपके ऊपर नहीं आएंगे, वहाँ से जाके फिर आपको शार्ट फायरर के रूप में एक मशीन के थ्रू उसको दबाना होता है, फिर ब्लास्ट होता है। तो वो जो ब्लास्ट होना है और वहाँ जिस तरह की रोशनी और अंधेरा, वो सारी चीज़ें हैं। और कई बार ये होता है कि ऊपर अगर बहुत पानी हो तो कहीं से पानी दीवार से निकलता हुआ भी दिखता है। तो जल, अग्नि, अंधेरा, ये जो तीन बिंब हैं वो मेरे जीवन के साथ ही रहे और कभी अलग नहीं हुए। तो कविता में भी जब आए तो वो आग के साथ आए, और आग का संदर्भ मेरी स्मृतियों से भी है, जीवन से भी है, समाज से भी है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राजनीति से भी है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप भी बाल श्रमिक के तौर पर थे, कोयला खदान में काम करते थे, माता पिता भी कोयला खदान में मजदूरी करते थे? देखिए क्या है कि मेरे माता पिता उड़नी पिपरिया एक ज़िला है, वहाँ से विस्थापित होकर और सतपड़ा को पैदल पार करके, उन दिनों में ये बसें नहीं चला करती थी, तो नौकरी की तलाश में आए थे, और उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने अपने भाई यानी मेरे चाचा और परिवार को दे दिया था। तो उस तरह से चलते चलते वो दमुआ ज़िले पहुँचे। उन जानवरों की उपस्थिति और उनका भय, तो एक लंबी यात्रा थी। दमुआ ज़िले पहुँचे। उस ज़माने में जैसा मैंने कहा कि प्राइवेट कंपनीज का ज़माना था, रेगुलर नौकरी नहीं थी, यानी रोजंदारी की नौकरी थी। तो रोज़ खदान के मुहाने पे जाना पड़ता था। वहाँ एक हाजिरी बाबू हुआ करता था, वो रोज़ खदान के अंदर एक्स नंबर अब मज़दूरों को नीचे भेजता था। तो जिनकी हाजिरी लग गई, यानी कि एक लंबी पंक्ति लगी हुई है मज़दूरों की जो कई प्रदेशों से आए हुए हैं, तो एक नंबर के बाद कि भाई आज 40 मज़दूर ही जाएंगे अंदर, और अगर आप 41 पर है या 42 पर है तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कभी माँ को 2 दिन का काम मिल जाता था, कभी पिता को 3 दिन का काम मिल जाता था। तो ये घर देने की कोई व्यवस्था तो थी नहीं, प्राइवेट का था, तो आप अपनी झोपड़ी खड़ी कीजिए। तो अपनी झोपड़ी खड़ी करना, जंगलों से लकड़ी काट के लाना, उसकी छत के लिए शाखाओं को, ऐसी शाखाएं जिनके ऊपर खपरे डाले जा सकें, तो इस तरह की झोपड़ी बनती थी। और जहाँ जितने दिन काम मिला आपने किया, और जब वहाँ से नमस्ते हुई तो आप दूसरी खदान की तरफ चले गए। तो फिर माता पिता छिंदवाड़ा ज़िले की जामई तहसील की खदानों में, जैसे सुकरी है, जमकुंडा है, नज़रपुर है, तो इस तरह की जो खदानें थी वहाँ आ गए। और फिर बस वही ज़िंदगी में काम ढूंढते रहे, काम मिला नहीं मिला, और घर तो हुआ नहीं करता था, तो झोपड़ी में आंखें खुली, मतलब वो जैसे मीर की पंक्ति ना, जब से आंख खुली हैं। तो बस यही सब कुछ देखा। तो जो भरपाई होती थी कि 3 दिन काम मिला है, 4 दिन क्या करें, तो हम लोग सतपुड़ा की तलहटी में थे। तो वो जो जंगल था, माता पिता, उनके जो दोस्त थे, जैसे एक चोखे कक्का थे, श्री किशन थे,
या मैसो डुकरिया थी या लीला थी, मतलब ये सारे लोग, हम लोग जंगल चले जाते थे। और जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको कुछ भी निःशुल्क मिल सकता है। मैं यहीं पर आपको टोक रहा हूँ क्योंकि आपका जो पहला काव्य संग्रह घर का घूमा, उसमें आपने जो कविताएं लिखी हैं ख़ासतौर पर माँ और पिता को लेकर, उसी में आपकी एक कविता है कि माँ दिन भर हमारे इंतज़ार में रहती है। माँ छोड़कर घर राम भरोसे निकल पड़ती है काम पर, हम उसके लौटने का इंतज़ार करते हैं। माँ दिन भर हमारे इंतज़ार में रहती है। ये बच्चे के तौर पर माँ का इंतज़ार करना, क्या ये आप ही के साथ था या फिर चूंकि आप जिस इलाके से आते हैं वो वहाँ पर सबके साथ में? सबके साथ था भाई। देखिए, अगर माँ और पिता दोनों काम कर रहे हैं, दोनों को निकल ही जाना है। और 3 शिफ्ट में काम होता था, जिसको कहते थे सुबह की पाली, दोपहर की पाली और रात की पाली। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ये हो सकती थी, अगर वो हाजिरी बाबू मान गया तो एक को दोपहर की पाली दे देगा, एक को सुबह की दे देगा, लेकिन दोनों को एक ही पाली दे दी तो क्या होगा? तो ये जो बिंब आया है वो इस बात का बिंब है कि जब मैं बचपन में था और पालने में रहता था, या उससे ज़्यादा उम्र में आप कह लो कि 3-4 साल की उम्र में रहे, तो माँ वो झूले में आपको डाल देती थी और फिर उसके बाद उसमें अपनी जो साड़ी थी, जो बिना धुली साड़ी होती थी, उसको ऊपर से डाल देती थी ताकि उस गंध से पता चले कि माँ घर में है। और अपनी चूड़ियों को बांध देती थी उस पालने से, मतलब ऊपर जो डोर थी उससे बांध देती थी। तो अगर कोई झूला झुलाएगा तो उसका जो साउंड है ना, तो वो सुनाई देगा, तो लगेगा नहीं है माँ घर में है, तो आप रोएंगे नहीं। एक और चीज़ मुझे लगता है कि जितने विद्वान वो लोग थे उतने विद्वान कोई हो नहीं सकता। माँ अपना जो ब्लाउज होती थी, जिसको पोलका कहते थे, वो भी बिना धुला उस झूले में डाल देती थी। और जब मैं रोता था तो मेरी बहन बताती थी, क्योंकि बहन ही बचती थी घर में बड़ी, तो वो पोलके को मेरे मुंह में डाल देती थी। उसका जो स्वाद था, और उसके बाद फिर ऊपर का दूध आपने डाल दिया, वो भी एक कटोरी से। उस ज़माने में ये सब नहीं होता था कि निपल वगैरह डाल के किसी बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया जाए। तो हम लोग जब माँ जाती थी तो घर में जो आवाज़ें आती थी वो मालूम काय की होती थी? फावड़ा है, गेंती है, वो जो अपना क्या कहते हैं लोहे का, जिसमें आप भरते हैं, मिट्टी भरते हैं या कुछ भरते हैं, तो वो साउंड्स बचपन के होते, मतलब जाने के उनके साउंड्स होते थे। सुबह 8 बजे जैसे निकले तो उठाएंगे तो वो साउंड, तो फिर भी हम समझ जाते थे कि यार ये साउंड है, इसका मतलब कि जा रहा है। और आके जब उसको रखते थे तो हमको पता चलता था कि अब आ गए हैं। लेकिन वो दिन भर का समय जिस भ्रम में हम लोग रहते थे कि माँ बाप दोनों ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, निश्चिंत रहो। लेकिन कहीं एक चेतना थी जो कहती थी कि माँ चली गई है और हम तो माँ के इंतज़ार में हैं, लेकिन माँ भी दिन भर हमारे इंतज़ार में वहाँ होती है। तो वो दोनों पंक्तियाँ एक दूसरे के बरक्स इस तरह से आती है कि एक बच्चे जो माँ का इंतज़ार कर रहा है और एक जो माँ बच्चे का इंतज़ार कर रही है। तो इस तरह का इंतज़ार बहुत कम होता है। सतपुड़ा की आवाज़ें अभी भी गूंजती हैं कानों में? बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि मैं सतपुड़ा से इसलिए अलग नहीं हो पाया कि जब हम, माँ बाप तो चले गए लेकिन हमारी उम्र भी तो बढ़ी ना। हम 6 साल के हुए, 8 साल के हुए, तो छुट्टियों में हम जंगलों में निकल जाते थे। कोई एक होता था जो आपको लेके जाता था। तो कोरकू, गोंड और भारिया तो खैर बहुत बाद में आए थे। तो एक तो ये 3 जनजातियां थी, ये जंगल में रहती। तो इनको देखा तो ऐसा लगा कि ये हमारे जीवन के, हमारे परिवार के हिस्से हैं। तो उनका कल्चर, उनके साउंड्स, उनके गाने, वो सब चले आए। दूसरी तरफ सतपुड़ा बोल रहा है तो इतना बड़ा और इतना विराट पक्षियों का संसार है, उनकी आवाज़ें हैं। फिर नाले बह रहे हैं तो उनका पानी है।
तो मेरा साहित्य सब कुछ साउंड्स, इमेजेस के ऊपर खड़ा हुआ है। जो समझ बनी तो हमारे पहले गुरु थे और माँ बाप ने भी कहा, जैसे चौके कक्का हमेशा कहते थे कि देखो देखो, सुनो, समझो, फिर परखो। तो ये मेरे जीवन का एक तरह से आप्तवाक्य हो गया। मैं देखता बहुत ध्यान से हूँ, इसलिए चित्रकला में आया। सुनता बहुत ध्यान से हूँ, इसलिए शायद रेडियो में आया। तो जब रेडियो में मैंने कार्यक्रम करने शुरू किए तो साउंड्स, इफेक्ट्स तो लगते हैं ना। और इफेक्ट जब लगते हैं तो ये चिड़िया का इफेक्ट है कि ये कौवे का है कि कोयल का, ये भेद तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सब सतपुड़ा ने दिया, रंगों का बहुत बड़ा संसार दिया जो टेलीविजन में कैसे रंगों का कैसे? भाई अगर आप सतपुड़ा में हैं तो पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, जानवर है, पत्तियां हैं, जिनके साथ आपका आप पेड़ पे चढ़ रहे हैं, आप अमरूद भी तोड़ रहे हैं और आम भी तोड़ रहे हैं और जामुन। तो ये सारे जो रंग थे वो सारे प्राइमरी रंग तो आ ही गए। उसके अलावा फिर आपने, मेरे जीवन में मालूम रंगों की पाठशाला क्या है? जो परिंदों के पर गिरते हैं उनका बहुत बड़ा भंडार मैंने 11वीं तक अपने पास रखा था। और अगर किसी पंख को छू के देखिए, उससे नर्म और कोमल कोई चीज नहीं है। ठीक बात है। और अगर उनके ऊपर उंगलियां घुमाएं तो जो रंग है वो रंग आप मतलब उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने बचपन से जो नोटबुक होती थी उसमें हम लोग लिखा करते थे कि यार ये रंग कैसा है, ये रंग कैसा है। और बहुत बाद में जाके ये समझ में आया कि मुक्तिबोध की प्रोसेस भी यही थी। उनकी कविताओं में अंधेरे के अंधेरी, तो उनकी महान कविता है, अंधेरे के 32 रंग आते हैं। तो हमने लगा कि हम भी उसी तरह से लिखते थे कि ये राख का रंग है, ये चूल्हे जैसा रंग है, या ये जैसा लोहे के जल जाने जैसा रंग है ना, या जो चिमनी जलती है घर में तो उससे जो धुआं उठता है वो दीवार पे बन जाता है, ये उसके जैसा रंग है। आप मतलब एग्जैक्ट काला कौन सा काला है ये नहीं बता सकते। तो इस तरह से वो रंग की एक संवेदना वो भी बनी। क्योंकि सतपुड़ा पर ही आपकी पंक्तियां हैं, हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में से, कि सतपुड़ा के कंधे हैं मेरे पास, इसी पहाड़ से गुजरकर पैदल आए थे माँ बाप, कोसों का फासला अपनी पिंडलियों के भरोसे फलांगते। सवाल मैंने इसलिए भी किया क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि इसी पहाड़ से गुजर कर आए थे माँ बाप और कोसों का फासला अपनी पिंडलियों के भरोसे फलांगते, तो कहीं ना कहीं इसमें विस्थापन का दर्द सामने आता है और आपकी कविताओं में ये बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में ले लूँ, और जला वतन तो खैर पूरा का पूरा वो है ही है। तो विस्थापन क्या आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा विस्थापन की टीस होती है? देखिए क्या है कि वो मैं इस तरह से जानता हूँ, मैं जिस जगह पैदा हुआ, जिस ज़िले में था, और मैंने बताया कि आसपास खदानें थी, तो जैसे जैसे खदानों का इलाका बढ़ता है तो वहाँ से मजदूरों को और अंदर जंगल में जाना पड़ता है। तो वो जिस तरह से विस्थापित होते हैं और विस्थापित होते होते एक दिन उनकी संख्या इतनी क्षीण हो जाती है। जैसे अब मैं जब जाता हूँ तो जिस तरह की बसावट थी, अब 2-4 गाँव, मतलब 2-4 घर ही मिलते हैं। तो कहाँ गए वो लोग? उनको भी खदानों ने अपने पास बुलाया, उनसे काम करवाया क्योंकि बहुत मजबूत थे, और धीरे धीरे वो खदानें उनको निगलती गई। तो ये जो जल, जंगल और जमीन पर कब्जे की कहानी है, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और विस्थापन भी इसी तरह से हुआ। मैं गोंडों के बीच में रहा, मैं छत्तीसगढ़ में था तो जगदलपुर में भी जब मैं जाता था, उस जमाने में जाता था, और आज जब जाता हूँ तो वो जो इलाके थे वो जंगल में और भीतर की तरफ सरक गए। आदिवासी उसके बहुत
दूर चले गए हैं। और ये सिर्फ यही नहीं हुआ, अंडमान निकोबार में भी था। अंडमान निकोबार में तो खैर उस तरह से उनको नहीं छेड़ा गया, पर फिर भी विकास तो हुआ। और जहाँ जहाँ विकास हुआ वहाँ वहाँ उनको जहाँ थे वहाँ से पीछे जाना। अंडमान की जनजातियों पर हाँ, आपने मेरी लिखा भी कविताएं है। भी हैं, हाँ, बहुत सारी कविताएं भी कविताएं हैं। हाँ। हाँ। कैसे, मतलब आप जब इस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, अंडमान की जनजातियों तक जाना, खास तौर पर पीवीटीजीज जो होती हैं उन तक जाना आसान तो होता नहीं है, मतलब जाने दिया भी नहीं जाता है। फिर आपने वो कविताएं कैसे लिखी, क्या अनुभव किस तरीके से वो हासिल किया? देखिए क्या है कि एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि चाहे बिल्कुल प्रिमिटिव हैं, जैसे कि दुनिया में जो 10 प्रिमिटिव जनजातियां हैं उनमें से 4 अंडमान में है ना। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उन तक सिर्फ वो जो विकास का काम करते हैं, एक तो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग, वहाँ के सोशल वर्कर, वो सालों काम करते करते अपना संपर्क बनाते हैं। वो उन्हीं चेहरों को जानते हैं, वही आपको लेके जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। उसमें सरकार की परमिशन भी लगेगी और वो लोग साथ में हो। तो एक अशोक पांडे थे, बहुत बढ़िया आदमी थे, वो हमारे रेडियो के वार्ताकार भी थे, हमारे मित्र भी थे। तो जब हमको जाना होता था तो हम उनसे संपर्क करते थे। तो वो एक, हम तो पोर्ट ब्लेयर में थे, यानी कि अंडमान में थे, और हमको अंडमान से बाहर जाना है, हमको तो कार निकोबार भी जाना है, ग्रेट निकोबार भी जाना है। तो वो लोग जो वहाँ फील्ड में काम करते थे वो हमको लेके जाते। मैंने करीब करीब 3.5 साल की नौकरी में 1.5 साल समुद्री यात्राएं की अंडमान। और उस ज़माने में वहाँ कोई गेस्ट हाउस नहीं थे, होटल्स नहीं थी। आपको अपना होलदाल, अपनी मच्छरदानी, अपना टेंट, अपना खाना बनाने का सामान, दवाइयाँ सब साथ लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि पानी का एक जहाज़ जाता था, वो आपको एक आइलैंड में छोड़ता था और 2 दिन के बाद लौटता था। तो वो 2 दिन का समय आपके पास होता था, जब आप रेडियो के लिए रिकॉर्डिंग कर लें, आप ट्राइब्स से मिल लें, ये कर लें। तो इस तरह से मैं उनके संपर्क में आया। सेंटिनल से नहीं मिल पाया मैं, ग्रेट ओंगी से, मतलब ग्रेट अंडमानी से मिला, जारवास से मिला, ओंगी से मिला, शोम्पेन से मिला, निकोबारी से मिला। भाषा कैसे समझते थे? सोशल वर्कर, वो जानता है भाषा। मैंने उनको जो रिकॉर्ड किया तो मैं ही था पहले जो उनकी जो कहानियां हैं वो हिंदी में लेके आया। मैं और JS राज, हम 2 लोगों ने मिलके अंडमान के इन ट्राइब्स की कहानियां, मतलब लोक कथाएं, वो पहले अनामिका से आया था, फिर राजकमल की भी एक किताब में है, और उनकी लाइफ पर जो फीचर मैंने किए थे, मंगलेश डबराल यहाँ हुआ करते थे जनसत्ता में, तो मैंने उनके लिए उन सारी जनजातियों पे फीचर्स किए। तो जो आपने समझा, कुछ सोशल वर्कर से समझा, कुछ खुद जाके समझा। और देखिए, मौन एक बहुत बड़ी भाषा होती है, संकेत से बड़ी कोई भाषा होती है। उनका जो विज्ञान है वो विज्ञान ऐसा है कि अपने विज्ञान के आधार पर वो आपके विज्ञान को निगेट कर सकते हैं। और उन्होंने किया, मेरे ही सामने किया। जैसे जब उनके लिए वहाँ पर टॉयलेट्स बनाए गए, ये मैं बता रहा हूँ ओंगीज के बीच की बात, डुआंग क्रिक। तो उन्होंने 1 या 2 दिन उसमें जाके देखा और उसके बाद उसको नेगेट कर दिया। अपनी भाषा में ये कहा कि ये साइंटिफिक नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों? बोले इसमें से वहाँ जाने के बाद भी स्मेल आती रहती है और तो ये हाइजीनिक नहीं है। उन्होंने अपनी भाषा में कहा। तो बोले फिर आपका कैसे हाइजीनिक है? बोले हम समुद्र के किनारे जाते हैं, रेत में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, मल त्याग करते हैं, उसको ढक देते हैं, चले आते हैं, तो कोई गंध नहीं होती। सुनामी के समय उन्हीं का साइंस तो था कि वो बच गए, बाकी जो लोग थे मारे गए। ऐसा कैसे हुआ? तो मैं कम से कम, चूंकि आदिवासी जीवन से ही निकल के आया हूं,
तो मैं आदिवासियों के बीच में बहुत रहा। इत्तेफाक है वैसे तो मैं बहुत अंतर है। कबीरपंथी है। जिनको आपने प्रिमिटिव बोला, अब तो खैर डेभर कमीशन आने के बाद में उनका परिभाषा ही बदल गया। अब तो प्रिमिटिव नहीं बोलते हैं, अब तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं, पीवीटीजीज जो होते हैं, जिनके नाम आपने कुछ लिए भी अभी। लेकिन आपका समाज और उनके समाज में तो बहुत अंतर है मंडलोई जी। आप जाहिर सी बात है ओंग या फिर सेंटनलीज वाली जनजाति से आप नहीं ही आते हैं। क्या कारण है कि विकास के क्रम में अभी भी जनजातियां आप ही के क्षेत्र की उस तरीके से आगे नहीं आ पाई हैं जिस तरीके से आनी चाहिए? देखिए, आप कमी प्रशासनिक स्तर पर है या फिर आप ही के स्तर पर है? देखिए, एक मूल चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये मैं उस इलाके में पैदा हुआ जहाँ पर ये जनजातियाँ थीं, और उनका सहारा भी मुझे मिला। और ख़ास तौर पर गरीबी और भूख के दिनों में अगर हम उनके खेतों में चले जाते थे तो वो तो सब निःशुल्क देते थे। हम भूख एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर इलाके में ले जाती है। यहाँ तक कि किसी के खेत में चोरी करने से भी आप बाज नहीं आते। वो भी किया, वैसा भी हुआ है। मूलतः हम लोग श्रमिक थे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, गुजरात और भी कुछ स्टेट थे जहाँ से अपनी ज़िंदगी के लिए रोजी रोटी ढूंढने या ठिकाना ढूंढने यहाँ आए थे। ये सहयोग था कि हमको सारे जनजातियों के बीच में रहना था, क्योंकि उन्हीं की तो ज़मीन थी ना। उसके पहले तो वहाँ कुछ नहीं था। खदानों के आने के बाद ही उनका विस्थापन शुरू हुआ। इसलिए हमने उनके जीवन को जाना, लेकिन मजदूरों के बीच में रहते हुए या मजदूरों की ज़िंदगी एक तरह से बसर करते हुए हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था कि हमारे जैसे सगोती, मतलब हमारे गोत्र के अगर कोई लोग हो सकते हैं तो वो ही थे जो भूख में हमको आसरा देते थे। तो जो आप पूछ रहे हैं ना, उसमें बुनियादी भेद यह है कि हम एक दूसरी दुनिया के हैं, एक दूसरी दुनिया में गए तो हमारा राग उनके साथ जो बना, जो जीवन राग बना, तो हमने उनकी तरह उनके लिए सोचना शुरू किया, जो धीरे धीरे कहीं आपको साहित्य में दिखाई देता है। मुझे लगता है वो मेरा कुल है, नागर कुल मेरा नहीं है एक तरह से। ये ठीक है, मैं नागर जीवन में भी आया, लेकिन वो स्मृतियाँ आपके साथ बनी रहती हैं। चलिए, साहित्य की आपने बात की, उसी तरफ आ रहा हूँ। सुना साहित्य से आपका जो ताल्लुक़ है वो रेडियो के मार्फत हुआ, रेडियो के माध्यम से हुआ? नहीं, ये इस तरह से मैं नहीं सोचता। देखिए, क्या है कि रेडियो सुन रहे थे आप, तब कुछ ऐसा हुआ, तब आपने जाना कि भाई साहित्य कुछ होता है? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ। बचपन में हमारे पास ना मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। हमारे गांव में पहला रेडियो आया जिसमें हमें एक नई दुनिया खुलती हुई दिखाई दी। मतलब हम अपने गांव से, मैं जिस गांव में पैदा हुआ उसका जो ज़िला स्थान छिंदवाड़ा है, वहाँ तक कभी नहीं गया था। ये एक बात जानने की ज़रूरी है। तो उस समय क्या हुआ कि मज़दूरों में एक तरह का विरोध भी होता है, क्योंकि उनके लिए क्वार्टर नहीं बनाए गए, उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनाए गए, और उनके बच्चों के लिए खेलने कूदने का कुछ नहीं है। तो जो खदान के मालिक थे उन्होंने एक मोबाइल वैन मंगवाई जिसमें हर हफ्ते रविवार के दिन फिल्म दिखाई जाती थी। वाह। तो पूरा गांव बंद होके उस नई दुनिया के आकर्षण में एक तरह से बिंद गया। शाम होती थी, 6 बजे से लोग अपने झोपड़ियों में ताला भी क्या लगाना, होता ही नहीं था, दरवाज़ा ही नहीं होता था उस ज़माने में उस तरह से। और उस तरह से चोरियों का वो तुमार या वो तूफान भी शुरू नहीं हुआ था, बाद में जाके तो होने लगा था। तो सब लोग अपने बोरे लेकर
या अपने फटे पुराने चादर लेके जाके बिछा के आज फिल्म देखना है। तो बाहर की दुनिया से संबंध और जिस कविता की आप बात कर रहे हैं वो फिल्म के उस स्क्रीन उन गानों से आई। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, है ना। तो इस तरह से चाहे देवानंद हो, चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे गुरुदत्त हो, अशोक कुमार हो, तो इनकी जो फिल्में आया करती थी तो उसके साथ एक आधुनिकता का संसार बनना शुरू हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे घर में एक राधा कृष्ण की तस्वीर होती थी, उसके बाजू में आके सुरैया बैठ गई क्योंकि मेरे पिता सुरैया को बहुत पसंद करते थे। मेरा भाई राज कपूर को पसंद करता था और मैं फिल्मी गीतों को पसंद करता था। और वो जो राम प्रसाद एक्टर हुआ करते थे जिनका जिक्र किया, वो मुझे बुलाते थे कि आज बिनाका गीतमाला का दिन है, आज जयमाला का दिन है और आज भूले बिसरे गानों का दिन है। तो मैं उनके पास जाकर बैठ जाए। तो जो कविता में जो संगीत हो सकता है, उसमें जो लय हो सकती है, उसमें जो भाव हो सकते हैं, या एक तरह से जैसे शैलेंद्र मुझे बहुत पसंद थे। तो वो एक तरह का अच्छा साहित्य जो वहाँ भी होता है, जानिसार अख्तर है या मजरू सुल्तानपुरी हैं या प्रदीप हैं जो राष्ट्रीय गानों वाले, वहाँ से कविता कुछ कुछ आई। तो लेकिन मुझे उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से शैलेंद्र लिख रहे थे, प्रदीप लिख रहे थे। हाँ, नहीं, पहले मैंने छंद में भी लिखी है। अच्छा। और वो मतलब वो जो आदिवासियों के लोकगीत है ना, उनके बड़ा तो उनके साथ हुआ। ये कोरकू है, ये है, वो तो मेरा पहले ही संग्रह आप देखेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें पाताल कोट में जो भारी आदिवासी हैं तो उनकी छंद में या उनकी बहर में वो सारी रचनाएं। तो एक तरफ मैं वहाँ से लोक से ले रहा था, क्योंकि जीवन में सबसे पहले कौन आएगा आपके यहाँ। एक तो मानस की मंडलियाँ थी, जितने लोग मजदूर आए थे सारे स्टेट से, वो अपने अपने लोकगीतों में गायन वादन करते थे। हमारे घर में एक मंदिर था, हमारे घर में क्या मतलब हमारे गांव में एक मंदिर था, उसका एक चबूतरा था। वो एक तरह की पंचायत थी, लोग वहाँ बैठ के गाते थे, बजाते थे, लोक कथाएं कहते थे। तो लेकिन ये जो लोक है, क्या ये कविता में या साहित्य में आप ठीक वैसे ही दर्ज कर पाए जैसा इन्हें जाना, छुआ या सुना था? देखिए क्या है कि बहुत कुछ तो है, कुछ चीज़ें सिर्फ बिंबों में दिखाई देती हैं, कुछ छायाओं में दिखाई देती हैं, कुछ आपको दो पंक्तियों के बीच में भी दिखाई देती हैं अगर आप देख सकें तो आया तो सही। मेरा जो मतलब लगभग सारे संग्रहों में आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ मैं गया हूँ और जहाँ जहाँ का लोक और आदिवासी लोक है, वहाँ का कंटेंट भी आया है, वहाँ का एक तरह से आपको वो संगीत, वो लय, जैसे समुद्र के ऊपर शायद उस जमाने में सबसे पहले कविताएं मैंने लिखी थी, क्योंकि मैं काला पानी में था। तो लोकेल जो होता है, परिवेश जो होता है, मेरी कविताओं की यात्रा मेरे जीवन के परिवेश में पहुंचने की बरास्ते ट्रांसफ़र, बरास्ते कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट आपके पास है, उससे हुई। तो जहाँ जहाँ लोकेल में बहुत ज़्यादा समय तक मैं रहा, तो उसको उसी समय में नहीं लिखा मैंने। देखो प्रोसेस कविता की होती कि मैं अंडमान तो गया 88 में और मेरा संग्रह आया 90-91 में। घूमा कितना साल लग गया? 7 साल। मैं कॉलेज में आया 70 में भोपाल में, 73 में प्रज्ञा नाम की मैगजीन का एडिटर बना। उस ज़माने से मैंने कविताएं लिखनी शुरू की, यानी कि 75 का क्या मतलब 72-73 का साल था। मैंने उस ज़माने में भी मैगजीन एडिट की
तो थोड़ा बहुत तो कविता की अक्ल होगी तभी तो मैगजीन एडिट करूँगा ना। चलिए, भोपाल की आपने जो जिक्र किया कि भोपाल आए और पढ़ाई की और फिर नौकरी में आए, इस सफ़र के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। किस तरीके से सतपुड़ा के जंगल से भोपाल तक की यात्रा और डायरेक्टर जनरल बनने की शुरुआत, यानी कि एंट्री। हाँ, दरअसल क्या है कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई पढ़ के निकल नहीं पाया। मेरी बहन चौथी क्लास तक पढ़ी, बड़ा भाई भी लगभग इतना पढ़ा, और मेरा जो मंझला भाई था या जो अभी जीवित है वो 10वीं तक पढ़ा। 10वीं में आते आते वो भी खदान में नीचे उतर गया क्योंकि घर पालना था। मेरे पिता खदान में काम करते करते दमा के मरीज हो गए थे क्योंकि बहुत धूल होती है, कोयले की बहुत धूल होती है, तो वो कर नहीं पाए। तो उनके लिए कोई घर में बिठाल के छोटी मोटी जैसी कोई दुकान है वैसा कुछ सोचते हुए वो किया। मेरी माँ और मेरे पिता ये कहा करते थे कि जिस खदान में हम काम करने उतरते हैं तो ये जो हाजिरी बाबू है ये पढ़ा लिखा है, ये जिसका नाम लिख देता है उसको नौकरी मिल जाती है, तो मेरा बेटा हाजिरी बाबू हो जाए इसके लिए पढ़ाना है मुझे। तो इस तरह से पढ़ाई की एक कल्पना माँ बाप ने की। 8वीं तक पेड़ों के नीचे पढ़ने के बाद जब जाना था आगे तो मैं घरों के काम भी करता था। कुछ होटल में प्लेट धो देना 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और इतवार की दुकान में किसी का यहाँ बैठ के सब्जी भाजी तोल देना, गुड़ तोल देना, या पैसे का इतना बड़ा संकट होता था तो जंगलों में जाके शराब उतारना। तो महुए की शराब उतारी, उसका कुछ पैसा मिल गया। फिर वो उस ज़माने में अम्बरी चूरा का एक डब्बा होता था पान का मसाले का, इतना बड़ा, तो चोरी से फिर आपने दारू उतारी, फिर वो बोतल से मज़दूरों को आपने दी, तो 4 आने का एक डब्बा, तो वो सब किया। अब उस चक्कर में हुआ ये कि आपको तो घर की चिंता है, और मैं जब स्कूल में गया जो 10-12 किलोमीटर दूर था, पेच नदी पार करके, पैदल पार करके जाना पड़ता था, जिसमें मैं डूबते डूबते हुए बचा। तो उस समय घर की हालत और ज़्यादा ख़राब थी, पिता की तबीयत ख़राब हो गई थी, और मेरा जो भाई था वो टेलरिंग सीखने हमारे जीजा के पास गाडरवाड़ा चला गया था। तो उस मदर और मैं, हमारे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भार आ गया। तो हमने माँ की एक सहेली थी, उसको अक्का माँ हम कहते थे, उसके हस्बैंड थे, क्या कहते थे? अक्का माँ। अक्का माँ, हाँ। वो गुटखा बनाने का ठेका लेती थी। जो मैंने अभी बताया था ना कि जब आप डिटोनेटर डाल के मिट्टी से उसको गुटकों से वो करते हैं तो वो ब्लास्टिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उनके ठेके में मैं सुबह 4 बजे से उठ के। अच्छा, गुटखा वो जो दरवाजों में लगाते हैं वाला? वो नहीं, मिट्टी का गुटखा होता है जो गोल गोल बनता है। अच्छा, है ना, और उसको जैसे आपने पहले मुझे लगा गुटखा जो खाते हैं वो ना वाला। ना नहीं, वो नहीं, ये मिट्टी का गुटखा होता है। हाँ। तो मिट्टी का गुटखा बनाना होता है, उसके लिए आप सुबह जाइए, मिट्टी खोदिए, फिर मिट्टी में से वो सारे कंकड़ वगैरह जो निकलते हैं उनको अलग कीजिए, फिर आप जाइए किसी नाले से या कुएं से पानी लाइए, उसको आप पानी डालिए, फिर उसको खूंदिए। खूंदने के बाद जब वो थोड़ी सी सख्त हो जाए तो रोल करते हुए किसी पत्थर के ऊपर कोयले की राख आपको लेके आना पड़ता है। तो कोयले की राख से आप उसको डालिए, फिर वो उसको बीलिए। तो मैं जाने के पहले लगभग 2000 गुटके बना लेता था 4 बजे से उठने के बाद, और वो गुटके 1000 गुटके के 2 रुपये मिलते थे, तो 4 रुपये का काम हो गया। ये बात है 60 की, 70 की? हाँ, नहीं, ये 70 के पहले की बात है, यानी कि 70 में मैं कॉलेज गया था, तो ये बात आप 64 से 70 के बीच की बात, 64 से 70 के बीच की बात है। और उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ गया था कि आप अंडरग्राउंड काम कर चुके थे, ऊपर ग्राउंड काम कर चुके थे, आपने मिट्टी भी ढोई थी, तो वो सब एक बन जाता है, वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, भाई सब निकल जाता है, वो सब निकल जाता है। आपको एक तरह से
उस गरीबी में अमीरी जैसा सुख मिलने लगता है। तो मैं एक ऐसा गरीब हूँ जो बचपन से बहुत अमीर था अनुभवों के मामले में, इन तमाम चीज। तो फिर चले गए स्कूल, और स्कूल से आने के बाद जो गुटके सूख गए उनको सिर पर ढो के फिर आपने पहुंचाया खदान। तब 8-9 बजे रात को जाके आप ये होते थे। पिता को छोटी सी दुकान चाय वाय की कर दी थी, तो वो भी एक काम तो था ही। कहाँ से उठ के आए मनोज जी, बड़ा इंस्पायरिंग नहीं, बच्चा कुछ नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा भी खराब स्थितियों में लोग थे। तो घर में ये सोचा गया कि यार इसको तो पढ़ाने भेजना है। अब यहाँ तो आप खुद ही काम कर रहे हैं, खुद ही अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। और अंजुम, कॉलेज लाइफ तक में एक किताब मैंने नहीं खरीदी। तो किताब खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे, तो या तो सीनियर जो पास कर गए उनकी किताबें मिल जाए, तो वो भी एक ललक के साथ या एक ऐसी मुद्रा के साथ कि ये किताब तो मुझे प्राप्त करनी है, नहीं तो पढ़ूंगा कैसे। तो कॉलेज लाइफ तक यही चला। तो जब घर के लोगों ने कहा कि यार इसको आगे पढ़ाने भेजना चाहिए, हमारे यहाँ जो संपन्न परिवार थे, गुजरातियों के थे, क्योंकि खदाने भी गुजरातियों की, तो वो लोग थे, तो बाबू और मैनेजर ये सब मुझसे आते थे। तो उसमें भी हम लोगों के दोस्त थे। तो एक अनिल बाबू थे, वो हमेशा कहते थे मेरी माँ को आके, देखो इस लड़के को जरूर पढ़ाना, ये कुछ ना कुछ करेगा। फिर जब मुझे मतलब हमेशा फर्स्ट क्लास मिलता था, एक बार सेकंड क्लास मिला, बाकी समय तो हमेशा फर्स्ट क्लास मिलता था, तो माँ साहब वगैरह भी आके ये कहते थे। तो पिता को बड़ा गर्व होता था। लेकिन शाम होती थी, किसी ने कहा कि इसको आगे पढ़ाना है, और माता पिता दुख में डूब जाते कि कैसे पढ़ाएं, पैसे तो है नहीं। उस समय तक मेरा भाई लौट के आ गया था टेलरिंग सीख के, और फिर उन्होंने टेलरिंग करना शुरू किया। बिल्कुल इनिशियल मान बोल, मैं संभाल लूँगा, कोई चिंता की बात नहीं। उन्होंने कहा इसको तो भेजना है। मैं रोता था। तो हुआ ये कि छिंदवाड़ा से उनको पता चला कि रीजनल कॉलेज फॉर एजुकेशन भोपाल में एडमिशन्स हो रहे हैं और वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। उन्होंने चुपचाप भरवा के भेज दिया। तो आ गया कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं हिंदी का पढ़ा हुआ, जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, जनरल 33% मार्क आए हैं, और मुझे वहाँ भेज दिया। वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो BA B.Ed जो कोर्स है वो इंग्लिश लिटरेचर ऑनर्स का कोर्स है। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैडम थी चैटर्जी, उनको बाद में हम बहुत मजे में सब बच्चे चट्टू मैडम कहते थे। तो उन्होंने कहा व्हेन डिड यू कम? मैंने कहा टुमारो। यानी कि मेरे अंग्रेजी का स्तर ये था। उसने अपना सर पकड़ लिया, तुम तो यहाँ नहीं पढ़ सकते। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो तुमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। मैं बिल्कुल उदास हो गया, थोड़ा सा प्रसन्न भी हुआ कि चलो अब तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, पढ़ने तो जाना ही नहीं चाहता था। फिर उसने रोक के कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम शुरू से लेके आखिरी तक एक बार सेकंड क्लास आए हो, फर्स्ट क्लास आए हो, तो पढ़ते तो तुम हो। तो मैंने कहा मैडम इस बार भी ये जो, मैं तो साइंस का विद्यार्थी था, मेरे को 88% मार्क्स मिलते थे, लेकिन वो एक टीचर ने 9th क्लास में मैंने सही जवाब दिया, वो वाजपेयी जी थे, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं तुमने गलत जवाब दिया। तो मैंने कहा नहीं मेरा जवाब सही है, मैंने ऐसा पढ़ा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे गाल पे चांटा मार दिया। तो मैं उठा और बाहर निकल गया, और उसके बाद मैंने आर्ट्स में जाकर एडमिशन ले लिया। आर्ट्स में पूरे छिंदवाड़ा ज़िले में मैं अपने स्कूल में और अदरवाइज पहले नंबर पे आया हूँ, क्योंकि पढ़ता बहुत हूँ। मेरी बोले क्या आप एक वादा कर सकते हैं? मैं 6 महीने का समय देती हूँ, अगर 6 महीने में तुम अंग्रेजी नहीं सीख पाए ऑनर्स के स्तर की तो तुमको वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल वापस जाऊँगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं 6 महीने में। और फिर वो 6 महीने थे लग के एकदम। फिर मैं सिर्फ लाइब्रेरी में
जितना वक्त मिलता था लाइब्रेरी में बैठता था। और स्कॉलरशिप मिली गई थी तो वो सारी चीज़ें 75 रुपये मिली थी, 67 मैस में चले जाते थे, और मैस में और जो हॉस्टल का किराया होता कमरे का, 67 बाद जो पैसे बचते थे उसी में महीना चलाता था। और और उसके बाद कोशिश ये करता था कि कोई एक ट्यूशन बीच बीच में मिलती जाए। ठीक। और इसके बाद दिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और वो हो गया क्लियर, और एंट्री हो गई ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन। नहीं, उसके पहले मैं 2-3 नौकरी कर चुका था, क्योंकि मैं घर नहीं जा सकता था। कि घर में तो लोगों ने इसी उम्मीद से भेजा था कि इसको नौकरी मिल जाएगी तो घर की देखभाल करेगा। बड़ा परिवार था, तो सबसे पहले मैंने रॉयल पब्लिक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल था, उसमें 70 रुपये की नौकरी की। फिर उस नौकरी को करते करते समय हो गया तो सेंट्रल स्कूल में मैंने अप्लाई किया, तो रांची में मेरी HEC धुरवा रांची में नौकरी लग गई। वहाँ साल भर काम किया। मैं अप्लाई करता रहता था, मैं कॉम्पीट करता रहता। तो फिर उसके बाद मैंने SBI में किया, तो फिर मैं अपने मध्य प्रदेश पहुँच गया, वहाँ हो गया। लेकिन वो जो बचपन से जो रेडियो था और वो जो फिल्म थी वो साथ चलता रहा। तो मैंने कहा कि ये सारी नौकरी तो नहीं करूँगा। मैंने PSC भी क्लियर कर लिया था, डिप्टी कलेक्टर का भी हो गया था, IAS का प्री भी कर लिया था। लेकिन जैसे ही रेडियो का इंटरव्यू आया, मैं इतना प्रसन्न हुआ, मैंने सारी चीज़ें छोड़ी और इंटरव्यू में मैंने सिर्फ ये कहा कि देखिए मुझे नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए ये सब मेरे पास पड़ा हुआ है। मंडलोई जी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता, जैसे आपने कहा कि डिप्टी कलेक्टर का एग्ज़ाम हो गया था, IAS का प्री हो गया था, खैर वो तो बहुत लंबी चीज़ थी, प्री के बाद तो 2 स्टेज और हैं, लेकिन अगर PCS क्लियर हो गया था तो आपको लगा नहीं कि वहाँ की नौकरी करते हुए आप अपने समाज के लिए ज़्यादा कुछ कर सकते थे बनिस्बत रेडियो के? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं, और मैं इसको सच भी नहीं मानता। मैं मानता ये हूँ कि जिस रास्ते से आप अपने जहाँ आपका मन लगता हो, है ना, वहाँ से निकल कर भी कर सकते हैं। और मेरे इंटरव्यू की एक चीज़ बताऊं जो बहुत ही दिलचस्प है, मैं आज हंसता हूँ और मुझे बहुत हंसी आती है। जो आपने कहा ना, उन्होंने भी वही कहा कि अगर तुम बैंक में कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है कि क्लास होते मेंबर या ऐसा कुछ होता है, वहाँ तक पहुँच जाओगे। अगर तुम ये PSC वाले रास्ते से निकल जाओगे तो कुछ नहीं होगे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो हो ही जाओगे। और अगर IAS क्लियर कर लिया, अभी तो प्री वाला मामला है, तो भी सेक्रेटरी तक तो जा ही सकते हो। मैंने कहा सर आप सिलेक्ट कीजिए, मेरा पैशन है, मैं DG होके रिटायर तो बताऊंगा ही। अब ये तो फ्लूक में कह दिया, लेकिन ये सिक्का चल गया। यहाँ रहते हुए कभी लगा नहीं कि कुछ करना चाहिए? और कहाँ? क्योंकि आप ही की कविता की पंक्तियां हैं, अगर मैं देखूं तो जिसमें आप जलावतन में लिखते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो मेरा बोला नहीं, उनमें उनकी आवाज़ शामिल है जो मेरी तरह बोलते हैं। उनकी आवाज़, किन की आवाज़? वही जिनके बीच से निकल के आया, वो मजदूर, वो अल्पसंख्यक, वो आदिवासी। तो मेरी कविताओं में तो उन्हीं की आवाज़ बोल रही है, तो मैं उन्हीं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और किया है मैंने। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, क्या मतलब जिस पद से आप रिटायर हुए हैं, काफ़ी बड़ा पद है, मतलब भारत का सबसे बड़ा ऑल इंडिया रेडियो और स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाँ के इक्विवेलेंट था। तो फिर जितने लोगों को मैं अपने इस नेटवर्क में ला सकता था और जो क्वालिफाई करते थे, एक तो मैंने चुपचाप, क्योंकि आप ओपनली तो कर नहीं सकते, ये कोशिश की कि जहां जहां जो पद निकल रहे हैं, तो और जो ये SC ST वाले हैं, अल्पसंख्यक वाले हैं, तो इन तक वो सूचनाएं पहुंचे। तो आपको तो मालूम है, रोजगार समाचार से लेके तमाम चीज़ें रेडियो में आपको करनी होती थी। मैं इसको श्योर करता था कि जितने ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र हैं, सब जगह से, सिर्फ यही नहीं, जितनी भी
रिक्तियां हो रही हैं वो प्रॉपरली अनाउंस हो और लोगों तक पहुंचे, है ना। और ये भी करता था मैं कि भाई अब बच्चे को फॉर्म कहाँ से मिलेगा, है ना। तो उस समय तो साइकिल स्टाइल होता था सब, तो वो सब निकाल के मैं कहता था कि भाई आप रखो अपने ऑफिस में, कोई भी भूला भटका आए तो उसको दे दो ताकि मतलब उसमें उसको खर्च ना लगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोग धीरे धीरे इन नौकरियों में आते गए। और सिर्फ नौकरी की बात नहीं थी, आपको एक शिक्षण, एक लोक शिक्षण भी करना होता है। तो हमारे यहाँ तो आदिवासी से लेके लोक संगीत, लोक से लेके सुगम संगीत, वो सारे जो कलाकार थे उनको उस रूट से कुछ मिल सकता था, ये इंश्योर किया। तो मैंने गांव गांव में जाके ऑडिशंस किए और वहीं कलाकारों को अप्रूव किया और उनका एक काम आपका शुरू हो गया। तो उससे एक चीज बनी। और ये मेरे अनुभव का हिस्सा है कि ऐसा कोई कलाकार, अपवाद को छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है जो रेडियो के रास्ते से ना निकला हो। रेडियो का ग्रेड पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना तीजन बाई के लिए। हम लोगों ने ये कोशिश की कि जो बहुत अच्छा गाते हैं वो आए, उनको हम ग्रेड करते थे, बाहर जाके करते थे और अंदर ग्रेड करते थे। चलिए उसी कविता में पंक्तियां हैं कि मैं उनके साथ हूं इसलिए मेरी आवाज़ में उनका बोलना है, मैं अपने से अधिक उनके बोलने को प्रेम करता हूं। मंडलोई जी, क्या ये पंक्तियां अपनी पक्षधरता, राजनीतिक पक्षधरता को सिद्ध करने का प्रयास थी? मेरी पक्षधरता, पहली पक्षधरता मनुष्य के साथ है। किसी की भी दुनिया में राजनीति, जो राजनीतिक विचारधारा, वो सब बाद में आती। आप ये सोचिए कि मैं मजदूरों और आदिवासियों के बीच से निकल के आया हूँ, तो मेरी पक्षधरता उनके साथ या पिछड़े वर्ग के साथ या अल्पसंख्यक के साथ तो मेरे बचपन से बन गई थी। ये तो बाद में जाके मुझे समझ में आया, और वो भी कॉलेज लाइफ के भी बाद, कि यार ये भी कोई पक्षधरता होती है जो जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और विधिवत में पढ़ नहीं पाया कभी मैं, मार्क्स को, इसको वगैरह पढ़ नहीं पाया। मैं सिर्फ जैसे जैसे पढ़ने में चीज़ें आती गई, और सत्संग से सबसे ज़्यादा सीखा मैंने, देखना, सुनना, समझना। तो जैसे उस जमाने में नामवर जी को वाचिक परंपरा में आ गए थे, वो जगह जगह व्याख्यान देते थे। नामवर जी को सुन रहे हैं आप, अशोक वाजपेयी को सुन रहे हैं, कभी आप राजेश जोशी को सुन रहे हैं, कभी इतिहास के किसी, तो वो सुनते सुनते उनके बोलने में जिन किताबों का जिक्र आता था, मैं फिर उन किताबों के पास पहुंचता था। आपने भी कुछ नाम लिए कि राजेश जोशी और तमाम कवियों के, जो जैसे आप 91 में आपका पहला संग्रह आया, इनके संग्रह, मतलब ये 7वां दशक के कवि हैं सारे के सारे। इनकी पीढ़ी के रचनाकार और आपकी पीढ़ी के रचनाकार भी जितना अपने युगबोध से जुड़े हुए हैं, उतना ही अपने वैयक्तिक लोक से भी आप सब लोग जुड़े हुए हैं। एक कवि के लिए वैयक्तिक होना और सार्वजनीन होना, इन दोनों की बैलेंसिंग कैसे की जाती है? ये बहुत ही नैसर्गिक ढंग से होता है, आप प्रयास के साथ नहीं करते, है ना। एक तो आप व्यक्ति के रूप में हैं, लेकिन आपका व्यक्ति समाज का भी एक रूप है। उसी तरह से साहित्य में होता है कि जिस समय आप लिख रहे हैं या पाठक हैं, तो आप सिर्फ राजेश जोशी को नहीं, अगर आप अपने बचपन में चले जाएं तो आपकी यात्रा कबीर से, तुलसी से, भक्ति काल के लोगों से शुरू होती, क्योंकि वाचिक में वही लोग थे। ईश्वरी था, गंगाधर थे, ख्याली राम थे, कोर्स में आए हुए राष्ट्रीय कवि थे। तो देखिए, ये जो आपका सार्वजनीन होना, वो आपका सार्वजनीन होना नहीं है, वो बाकी लोगों के साथ आपकी चेतना में, आपके सबकॉन्शियस में, वो एक प्रोसेस चलती है। उस प्रोसेस से
आप एक स्तर पर व्यक्ति भी होते हैं और कहीं उस प्रोसेस की वजह से आप पहले सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनीन होना तो एक बहुत बड़ी बात है। आपकी रचना सार्वजनीन हो जाए, ये चमत्कार बहुत कम लेखकों के साथ होता है। सार्वजनीन होने का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। इसीलिए आपने जलावतन लिखी? जलावतन मैंने इसलिए लिखी, देखिए इस चीज़ को अंजुम शायद तुम ज़्यादा समझ सकते हो। जब मैं साहित्य में बात बोलता हूँ तो समझ में नहीं आती। आप ऑडियो और वीडियो की दुनिया में कहीं कुछ घट रहा होगा तो पहले ऑडियो और वीडियो के साथ आपकी चेतना में आएगा। ठीक बात है। अगर आप संवेदनशील है तो वो जो कुछ वहाँ हो रहा है, जैसे आज यूक्रेन का मामला ले लें, तो विजुअल से आप उस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उन विस्थापन को भी देख रहे हैं, आइडेंटिटी के उन सवालों को भी देख रहे हैं, नागरिकता को भी देख रहे हैं, मृत्यु को भी देख रहे हैं, जीवन के लिए ललक को भी देख रहे हैं। तो आप अपने बचपन से आपके जितने माइग्रेशन हुए हैं और जिन जिन तरह के माइग्रेशन आपने पढ़े हैं, भारत पाक विभाजन, अब हम तो आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं ना, वो विभाजन हमने नहीं देखा है, लेकिन जब हम तमस देखेंगे तो हमको समझ में आएगा, है ना। तो इस तरह से जो जलावतन आया, वो जो पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, शीत युद्ध, ये सब आपने पढ़ा और प्रिंट में, ऑडियो और वीडियो में किसी न किसी रूप में देखा। तो आप उस चीज़ को, वो जो जलावतनी है ना, उसको आपने देखा है। नहीं मंडलोई जी, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब मैं असहमति इसलिए व्यक्त करूँगा कि शरणार्थी होना या जलावतन या विस्थापन, जिसको आप कह रहे हैं कि आपने बचपन से जो देखा है, वो उस रूप में नहीं देखा है जिसमें लोग शरणार्थी या जलावतन होते हैं। तब ये जो जलावतन की कविताएं हैं, ये कविताएं क्या खबर आधारित कविताएं हैं या फिर अनुभवजन्य हैं? नहीं, अनुभव भी है, इमेजेस भी हैं, साउंड्स भी हैं। और आपको क्या लगता है पूरे हिंदुस्तान में, जैसे मैं जब छत्तीसगढ़ में था तो वहाँ अपना बांग्लादेश के शरणार्थी थे दंडकारण्य में, तो क्या उन शरणार्थियों को नहीं देखा मैंने? जब मैं दिल्ली में आया तो यहाँ पर ईरान के, इराक के या अपना बांग्लादेश के, नेपाल के, ये लोग यहाँ नहीं हैं, ये शरणार्थी ही हैं। ये जो बांग्लादेश से पूर्वी बंगाल जो कहा जाता था, उससे जो लोग आए वो कलकत्ता में ही रुक गए क्या? वो जगह जगह जाके फैले। अगर आपका उनसे संपर्क है, आपका उनसे संवाद है, आप उनके जीवन में हैं, जो मेरे जीवन का शिल्प है समझने का। मैं जगह जगह उनके बीच में गया। इस जलावतन में भी आप देखोगे तो आपको सीरिया का और इराक में वो सरोजनी मार्केट में जो लोग हींग और ये जो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, वो शरणार्थी हैं जो आकर बेचते हैं। अगर आप उनको समझेंगे, और वो कहाँ रहते हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम। इस समय में जो सरिता विहार में हूँ, अगर आप वहाँ के शाहीन बाग या जामिया के आसपास का या जसोला के आसपास का या कालिंदी कुंज के आसपास का देखेंगे तो वहाँ आपको सारे शरणार्थी मिल जाएंगे। क्या आपका वो अनुभव कविता में नहीं आ सकता? ये सब फिर अमेलगेटेड होता है उन चीज़ों के साथ जो आपने सुना भी है, विजुअल्स में देखा भी है, और आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ हैं। कोरोना के पीरियड की एक पूरी किताब है मेरी, वो किताब आपके पास यहाँ पर नहीं है, ईश्वर नहीं है। वो कैसी है? जितने लोग यहाँ से शहरों को छोड़कर गए, तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार अगर मान लिया जाए तो मैं घर से निकला हूँ। लेकिन आपको लगता नहीं है मंडलोई जी कि कविता विषय वस्तु नहीं है, लेकिन या विस्थापन कोई विषय वस्तु नहीं है, लेकिन यहाँ कविताओं में वो विषय वस्तु के तौर पर आया है? पढ़ने में आपको लग सकता है,
अगर एक कवि के नज़रिए से जितनी प्रोसेस से वो गुजरा है तो विषय वस्तु की तरह नहीं आया हो। सबसे पहले आपके भाव का, आपकी संवेदना का हिस्सा हुआ है। उसके बाद जब वो लिखा गया है तो आपको विषय वस्तु की तरह इसलिए लग रहा है कि मैं ठीक इराक में नहीं था, मैं सीरिया में नहीं था, यूक्रेन में नहीं था, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। और इसलिए भी कि एक ही बेस पर लिखी हुई सारी की सारी कविताएं हैं, इसलिए भी ऐसा लग सकता है। अगर आप पूरे संग्रह को पढ़ेंगे तो उसमें मैं पशु पक्षियों के विस्थापन तक भी जा रहा हूँ। बिल्कुल जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं, है ना। और मैं उन सरहदों की बात भी कर रहा हूँ जिन सरहदों पर लोग अपने दूसरे देश में बसने के लिए, नागरिकता के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं या तरस रहे हैं या प्रवेश मांग रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जितने विदेशी यहाँ आए और उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में जो लिखा तो वो उनका विषय वस्तु था या उनके अनुभव का भी कोई हिस्सा रहा होगा। आदिवासियों के बारे में सबसे पहले लिखने वाले कौन थे? चाहे अंडमान के आदिवासी हों, चाहे बस्तर के आदिवासी हों, तो वो तो विदेशी थे। उनकी संवेदना तो भारतीय संवेदना हो नहीं सकती थी, आदिवासी संवेदना नहीं हो सकती थी। तो क्या आप उनके लेखन पर भी ठीक ऐसा ही सवाल उठाएंगे जैसे मेरे लेखन पर उठा रहे हैं? ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सामान्य तौर पर कोई जा नहीं पाता था, तब वो अंडमान निकोबार के उन आदिवासियों के बीच में गए और पहली किताबें उन्हीं की मिलती हैं। वो कैसे हुआ? उसी में उनकी लोक कथाओं के रेफरेंस मिलते हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी लोक कथाएं तो सूर्य है, चंद्र है, चंद्रमा कैसे बना होगा, सूर्य कैसे बना होगा, पेड़ कैसे बना होगा, द्वीप कैसे बना होगा, है ना, और समुद्र की कथाएं हैं, मछलियों की कथाएं हैं, वो कैसे आई होंगी? उनकी कथाओं में आता है पेड़ भी चलते थे। एक बहुत दिलचस्प चीज़ बताता हूँ, ऐसा कौन सोचेगा बताइए आप, पेड़ भी चलते थे। जब मनुष्य सृष्टि में आया और वो हंटिंग गैदरिंग ट्राइब था, तो उसको एक द्वीप में कई जगह जाना होता है, एक द्वीप से दूसरी जगह जाना पड़ता है, यहाँ शिकार खत्म हो गया तो वहाँ जाएगा, ये होता था। और अपने ही द्वीप में जो पेड़ थे वो उनके दोस्त की तरह उनके साथ साथ चलते थे, जिनके ऊपर उनका सामान होता था। ये सारी चीज़ें ठीक है। मैंने ये सवाल इसलिए भी किया जब मैं कह रहा हूँ कि एक कंटेंट बेस्ड कविताओं की जब मैं बात कर रहा हूँ, जलावतन की खास तौर पर, क्योंकि आपकी एक कविता है जो आपने त्रेत्यागोव गैलरी मॉस्को में एक पेंटिंग देखी और उस पेंटिंग के आधार पे आपने एक कविता लिखी। तब मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरत यहाँ पर इस चीज़ की क्या थी कि आपने एक पेंटिंग देखी और आपको लगा इस पर एक कविता लिखनी चाहिए। मैं संवेदना से उस पेंटिंग तक पहुँचा हूँ, क्योंकि एक पेंटिंग अपना पूरा रहस्य कभी नहीं खोलती है। इसलिए टैगोर भी कहते थे और सारे बड़े चित्रकारों ने कहा कि जो चित्र है उसको आप अपनी तरह से संवेदना के माध्यम से समझिए, वस्तु के माध्यम से मत समझिए। अगर वस्तु के माध्यम से जो दिख रहा है तो फिर वो आप सिर्फ एक आदमी दिखाई दे रहा है, पिस्तौल चलती हुई दिखाई दे रही है या दूसरे हथियार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो तो चित्र हैं। उसके पीछे क्या है कि ये हो रहा है, यह जो हुआ तो इतनी बड़ी क्षति हुई मनुष्यता की, वो तो आप संवेदना से जान सकते हैं, वो चित्र से नहीं जान सकते। चित्र में जो अबोला है, अदेखा है, अकहा है, उस पे आप संवेदना के रास्ते से जाते हैं। तो वो वस्तु का चित्रण कविता में नहीं है, क्योंकि चित्र आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप उससे कोई कथा बुने। और अगर आप उससे कोई कथा बुनते हैं तो फिर तो ये है कि चित्र में राम है, चित्र में कृष्ण है, और जो आपकी मिनिएचर पेंटिंग है, पूरी मिनिएचर पेंटिंग में यही सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए, आपने जो अभी 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, बोला अदेखा, आप ही के आत्मकथ्य का एक कोट है, चूंकि ये 2 शब्द आए तो ये 2 शब्द वहाँ पर हैं। हाँ,
मैं जीने की चेष्टा में जोखिम उठाता हूँ, जोखिम उठाने में अदिखे अलिखे जीने के पते ठिकाने हैं, मैं उन तक पहुँचता हूँ और कविता के लिए कच्चा माल अबेरता हूँ। ये अदिखे अलिखे जीवन तक कैसे पहुँचा जाता है, और अगर पहुँचा जाता है तो क्या ये केवल कच्चे माल के लिए ही पहुँच रहे हैं आप उस तक? फिर वो संवेदना के साथ तो फिर एक तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देखिए, आपकी ये बात आपके हिसाब से बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि आप जिस दृष्टि से देख रहे हैं वो या तो एक टेक्नीशियन की दृष्टि से देख रहे हैं या एक इंजीनियर की दृष्टि से देख रहे हैं, है ना। जैसे ये कहा जाता है कि अगर कोई राग आप गा रहे हैं तो उसका एक व्याकरण है, उसकी एक सरगम है, ठीक है। अगर आपको जो सिखाया है गुरु ने, आप उसकी कॉपी करते हैं, आपके उस अनुवादी होते हैं, तो आप टेक्नीशियन हैं, उस राग के टेक्नीशियन हैं, ठीक है। लेकिन उस राग का अतिक्रमण जहां करते हैं वहां आप कलाकार होते हैं। अगर मुझे कुछ नया लिखना है तो मुझे जो मैंने नहीं देखा है, जो मैंने नहीं सुना है और जो मेरे अनुभव में नहीं है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अदब में जिस आदमी ने आवारगी की है वही सबसे बड़ा फनकार हुआ है। जिसने आवारगी नहीं की वो ठीक उसी तरह से होता है जैसे एक चित्रकार सिर्फ अपने स्टूडियो में बैठ के काम करता है, पोर्ट्रेट बनाता है, जो उसने देखा है उसका अनुवाद करता है किसी न किसी रूप में। लेकिन जब आपको नए अनुभवों की ज़रूरत होगी तो आपको जाना पड़ेगा। मैं सारे ट्राइबल इलाके में ज़िंदगी भर जहाँ जहाँ मौका मिला मैं घूमता रहा हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि मेरे उस्ताद हुआ करते थे फजल ताबिश, वो पटियों पर बैठते थे। भोपाल में पटियों का एक कल्चर था कि उसमें हॉकी का पटिया है, उसमें शायरी का पटिया है, उसमें जो मुशायरे वाले हैं उनका पटिया है, पहलवानों का पटिया है। वो रात को पटिए सज जाते थे और अपने अपने विषय के लोग आते थे। हमारे जो राष्ट्रपति हैं शंकर दयाल शर्मा, वो वहीं से निकल के आए हैं। राजनीति का कहरा उन्हीं पटियों पर सीखा है। तो आपको ताज्जुब होगा, एक किस्सा मैं सुनाता हूँ जिसको आज तक मैंने लिखा ही नहीं। फजल साहब, मैं वहाँ पर दूरदर्शन का डायरेक्टर था। फजल साहब फ़ोन करते थे, क्या कर रहे हो? तो वो भोपाल की गालियों के साथ ही बात करते थे, उससे नीचे बात नहीं करते क्योंकि वो आत्मीयता मानी नहीं जाती। तो मैं बोल रहा हूँ, फजल साहब अभी बस अपनी दुकान उठा रहा हूँ। बोले एक काम करो, दुकान उठाओ और अपनी बेगम साहिबा के पास जाओ और उनसे कहो कि फजल साहब ने याद किया है तो मुँह हाथ धो के चाय पी के चले आओ, और आपको आना इकबाल मैदान, और मैं बाकी सामग्री साथ में लेकर तैयार रहूँगा। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ अदब की आवारगी का एक चस्का लगा। तो उन्होंने कहा, मैं स्कूटर से चला करता था, विजय सुपर स्कूटर मेरे पास होती थी, मैं गाड़ी सरकार की गाड़ी में नहीं चलता था। तो मैं गया, उनके पास एक झोला था, झोले में सामान था, उसमें कबाब था और रस रंजन की सारी चीज़ें। उनका चलो। तब तक मेरे को लगता है 7 साढ़े 7 बज चुके थे। पुराने भोपाल के एक कब्रिस्तान में लेके गए। वो कब्रिस्तान का चौकीदार उनको जानता था। वो अंदर ले गए एक कब्र पर। वो हमेशा नॉनवेज खाते थे तो हाथ पोंछने की जरूरत होती थी, तेल वेल होता था, तो अखबार काट के उसके वो रखते थे, क्योंकि अखबार में जब स्याही किसी तरह की छूट जाती है तो वो भी छूट जाती है। वो अखबार उन्होंने बिछाया, 3 गिलास लगाए और रस को ढाला, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, मंडलोई तुम जानते हो आज कहाँ बैठे हो? मैंने कहा नहीं। बोले ताज साहब की कब्र है और आज उनका जन्मदिन है। हम लोग 12 बजे रात तक वहीं बैठे रहे। तो अब आप ये कहेंगे कि अगर मुझे ताज साहब तक पहुंचना है तो मैं सीधे पढ़ के पहुंच जाऊं। सत्संग में जितने भी मेमोइर्स आते हैं, जिंदगी के जितने किस्से आते हैं, उससे आप ज़्यादा समझते हैं। उसके बाद आप उनकी शायरी को समझते हैं।
इसलिए जहां जहां कच्चा माल है उस कच्चे माल को आप नहीं समझ पाएंगे, उसका उत्स क्या है। आप तो ये सोचेंगे कि यार देखो ये इसके ऊपर जला बताना है, लिख दिए एक कविता, लेकिन ऐसा नहीं है। इतनी सारी लेयर्स होती हैं। कहते हैं ना कि इसकी कविता तहदार है, तहों में है इसकी कविता। कभी कभी जड़ता भी तो आ जाती है, तब कवि को अपनी जड़ता तोड़ने के लिए क्या करना होता है? कविता लिख देना छोड़ देना चाहिए। मैं अपने हर संग्रह के बाद जो दूसरा कविता संग्रह आता है उसके बीच में जानबूझ के 1.5-2 साल तक कुछ नहीं लिखता हूँ। मैं गद्य में चला जाता हूँ, मैं फोटोग्राफी में चला जाता हूँ, मैं पेंटिंग में चला जाता हूँ, मैं किसी फिल्म में चला जाता हूँ, ताकि जो जड़ता है वो टूट जाए। इसलिए मेरा एक संग्रह से लेके आखिरी संग्रह तक आप देखोगे तो भाषा के लेवल पर, वस्तु के लेवल पर, अप्रोच के लेवल पर, कहने के लेवल पर वो कविता बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन बदलती है। ये मेरी प्रोसेस है। जैसे आप कविता आपकी बदलती है तो जाहिर सी बात है हम कुछ बदलने के लिए ही बदलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारी चेतना हर चीज़ को तो नहीं छू सकती है, लेकिन हम सब कुछ को बदलने का दम भरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये दम मैंने कभी नहीं भरा। पहली चीज़ तो ये, मैंने अपनी राइटिंग में जो जड़ता है उसको तोड़ने के लिए जो काम किया है वो तो मेरा निजी शिल्प हो गया ना किसी चीज़ को करने का। और किसी राइटिंग में मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ बदल रहा हूँ। पहले मैं अपने आप को बदल लूँ तब तो दुनिया को बदलूंगा। जब मैं ही नहीं बदल पा रहा तो दुनिया क्या बदलेगी? तो मेरे लिखे से एक वातावरण निर्माण तो हो सकता है चेतना के स्तर पर। अंजुम पढ़ रहा है तो अंजुम सोचेगा कि नहीं यार ये कुछ है, तो हो सकता है उसके भीतर एक प्रोसेस शुरू हो। तो इतना ही काम है साहित्य का। साहित्य कोई क्रांति कभी नहीं करता। क्रांति के लिए हो सकता है एक वातावरण बना सके, वो भी कह रहा हूं हो सकता है, वो हो जाए ये जरूरी नहीं। वो एक आपका उपक्रम है और वो उपक्रम आपके बदलने से समाज के बदलने तक वो प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही होती है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। तुरंत कुछ नहीं होता इसमें। ये ऐसा नहीं होता कि आपने, जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया तो आपको लगा कि मुझे जवाब मिल गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपना जवाब पूरा दे ही नहीं पाया हूं। विचार तो तैयार करता ही है साहित्य। विचार भी स्प्रिंग की तरह होता है, कभी पूरा आ जाता है कभी नहीं आता। वो उनका आता है जिन्होंने जीवन भर उस विचार को पाने के लिए संघर्ष किया है। मेरा संघर्ष ऐसा नहीं है। अच्छा, जब मान लीजिए कभी समय में आपकी विसंगति है, क्या भाषा में विसंगति आना जरूरी होता है उस समय? देखिए, विसंगति भाषा में आए ये पद मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि विसंगति एक डेरोगेटरी शब्द भी है। भाषा में चेंज आए, परिवर्तन आए, ये तो ठीक है। जैसे रघुवीर साहब क्या है, देखिए क्या है कि कुछ चीजें क्लीशे की तरह आलोचना में आना शुरू हो जाते हैं, है ना। और एक बात समझ लीजिए, हिंदी की जो पूरी आलोचना है वो कोटेबल कोट्स के ऊपर टिकी हुई है। हर कवि, हर कथाकार, हर आलोचक ने जो कहा है, एक तो उसका कहा हुआ भी कोटेबल कोट से लदा हुआ है ना। लेकिन रचना की तहों में जो आदमी जाता है, आलोचक वो होता है। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे मैं मुक्तिबोध की बात करता हूं, मुक्तिबोध की कविता में कोटेबल कोट्स जिनका इस्तेमाल आलोचना में किया, वो उनकी कविताओं और उनकी डायरी और उन तमाम चीज़ों से निकालकर 15 से 20% होगा। लेकिन वो आदमी विजुअल्स में और ऑडियो में और सिनेमेटिक लैंग्वेज में और रंगों में, वो जो सारी कविता उसकी खड़ी हुई है, अंधेरे में पूरी कविता को उठा के देखो, आप कोटेबल कोट्स उससे क्या निकाल के लाते हैं? 4 कोटेबल कोट्स हैं, वही रिपीट होते रहते हैं आलोचना में। तो आपने
बाकी जो 80% या 70% जो इमेजेस पर, उन तमाम चीज़ों पर वो कविता टिकी हुई है, क्या उसका कोई मूल्यांकन किया है? ठीक बात। जैसा मैं कह रहा था कि अंधेरे के 32 कलर आते हैं, क्यों आते हैं भाई? आप बताइए ना उस प्रोसेस को पूरा। या अंधेरे में सिर्फ एक मशाल, एक जुलूस जा रहा है, वो आता है, या डोमाजी उस्ताद का आता है, तो ठीक है, आपने वैचारिक जो आपकी दृष्टि है या विचारधारा है, उसके हिसाब से आपने अपनी आलोचना खड़ी की, समाजवादियों ने अपनी खड़ी की और मध्यमार्गियों ने अपनी खड़ी की, लेकिन आप उन कोटेबल कोर्ट से बाहर नहीं गए। अच्छा, मुक्तिबोध आपको बहुत प्रिय है? नहीं, मुझे बहुत सारे प्रिय हैं, लेकिन मुक्तिबोध ज़्यादा प्रिय हैं। मुक्तिबोध ज़्यादा प्रिय हैं, शमशेर प्रिय हैं, मुझे देवताले प्रिय हैं, मुझे निराला बहुत प्रिय हैं। इनमें से 2 नाम आपने लिए और दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। अच्छा, हाँ, ठीक। जिसमें शमशेर का उस तरह से वो मध्य प्रदेश के नहीं थे, हाँ है ना। हाँ, मुक्तिबोध छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ पर के, उस समय संयुक्त मध्य हाँ, प्रदेश संयुक्त था। मध्य प्रदेश था। हाँ, और आपका संबंध भी रहा है। अधिकांश मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के जो कवि हैं वो मुक्तिबोध से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। हालांकि पूरा हिंदी समाज ही मुतासिर रहता है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग ज़्यादा। क्या ये जो स्थानीयता होती है, या वो कवि मेरे प्रदेश का है, ये उस कवि को ज़्यादा ऊपर उठाता है या उसकी कविता? क्योंकि कविता कभी कभार आप क्षेत्रीयता में भी रह जाते देखिए, हैं। स्थानीयता में ही वैश्विकता होती है, ये एक चीज़ कही जाती है, तो स्थानीयता होनी चाहिए, लेकिन पूरी स्थानीयता मुक्तिबोध की, मराठी भाषी थे इसलिए वो हिंदी की नहीं थी, इसलिए उनकी जो भाषा है और उनके जो वाक्य विन्यास है उसमें उस मराठी का प्रभाव भी आता है। ठीक है, तो उस तरह से आप सुविधा के लिए कह लें कि वो मध्य प्रदेश के थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त उनका वहाँ गुजरा। लेकिन आप नागपुर का वो पीरियड कैसे भूल सकते हैं जब बतौर पत्रकार उन्होंने एक बहुत लंबा समय और बहुत बड़ा संघर्ष महाराष्ट्र में बिताया है। तो ये सुविधा के लिए जब हम बोलते हैं ना, तो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि एक आदमी का पूरा जो इतिहास है वो सिर्फ उसी पीरियड से काउंट नहीं होगा जिस पीरियड में वो किसी एक प्रदेश में। अब जैसे आप मुझे ले लीजिए, मैं पैदा तो वहाँ हुआ हूँ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में न जाने कहाँ कहाँ नौकरी के सिलसिले में यहाँ वहाँ मैं घूम रहा हूँ। तो मेरी पैदाइश, मेरे जो जीवन के, कला के, साहित्य के, संस्कृति के जो सरोकार हैं, उसकी ज़मीन तो मेरी पैदाइश की ज़मीन है। लेकिन जब मैं वहाँ से निकलूँगा तो नई हवा भी मिलेगी, नए रंग भी मिलेंगे, नया समाज भी मिलेगा। तब उसको आप कैसे उसी प्रदेश से जोड़ के देख सकते हैं? आप बार बार वैश्विक होने की बात करते हैं। किसी भी संदर्भ में ले लें कि आदमी को विश्व का होना चाहिए या बड़े स्तर पर सोचना चाहिए, केवल अपने प्रदेश देश के स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर भी सोचना चाहिए। एक आदमी परंपरा से जुड़कर अपने परंपरा के साथ रहते हुए कोई व्यक्ति वैश्विक हो सकता है? परंपरा से ही आधुनिकता बनी है। पहले ये सोचिए, अगर परंपरा आधुनिक नहीं होती तो ये दुनिया आधुनिक नहीं होती। सबसे पहले लोग क्या करते थे? समुद्री यात्राएं करते थे। आप बुद्ध से पहले का पीरियड ले लीजिए, तो ये आपकी संस्कृति दुनिया में कैसे पहुंची? आप वैश्विक कैसे हुए? 1583 में दक्षिण भारत में एक आदमी विदेश से आया, वो वहाँ रहा, वो वहाँ से पत्र लिख रहा है, वो समुद्र की कथाएं लिख रहा है, वो केरल की संस्कृति के बारे में बता रहा है, वो किस तरह का धर्म है, किस तरह से लोग जीवन में हैं यहाँ, और कितने शिक्षित हैं, कितने निरक्षर हैं। अब जब वो सब पूरी कथा बता रहा है, उसकी एक किताब वहाँ जाके छप रही है, उसका अनुवाद यहाँ होके आ रहा है। तो उसने जो केरल के बारे में लिखा, तो वो केरल का आदमी था कि विदेश का आदमी था? कि उसने जो लिखा वो किसी और ने नहीं लिखा,
तो वैश्विक था ना वो। इसी तरह से चेतना के स्तर पर भी और दैहिक स्तर पर भी आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, समुद्र पार करके वेनसांग से लेके और तमाम लोग आ जाए, आप उनको क्या कहेंगे? तो ये जो परंपरा है, ये जो स्थानीयता है, इसी तरह वैश्विक होती है और परंपरा भी इसी तरह से आधुनिक होती है। मुझे लगता है कि मैं कम से कम ये ऐसा सोचता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, और पर मन नहीं करता गलत अपने आप को मानने का। मनोज जी, आपकी एक कविता ले रहा हूँ, विचार घास का तिनका सही। कविता की पंक्तियां हैं और जिसमें आप अंत में कहते हैं, मैं कहता हूँ झुकने की जगह झुकाने को बनाओ अपना स्थायी विचार। क्यों झुकाना, क्यों ज़रूरी है? बराबर पे आके बात हो, किसी को क्यों झुकाना? जब आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं तो झुकाने के लिए क्यों तैयार हैं? वो मैंने इसलिए कहा था कि बचपन का मेरा एक बिंब है कि आप कोई भी चीज़, जैसे एक कौर भी खाते हैं ना, तो झुक के खाते हैं। जंगल में जब हम लोग भोजन ढूंढने जाते थे, है ना, तो कैसे करेंगे? पेड़ पे फल लगे हैं, शाखाओं पे पड़ लगे हैं, आप बहुत छोटे हैं, अब वहाँ आप झुकेंगे नहीं, वहाँ डाल को झुकाएंगे, फिर फल तोड़ेंगे, तब आपकी भूख शांत होगी। अगर आप लकड़ी बटोरने गए हैं और उस उम्र में आपको महुए भी बटोरना है, आपको सारी चीज़ें बटोरनी है, तो एक प्रोसेस ये है कि आप झुक के कोई चीज़ उठाएंगे। लेकिन जो आपसे बड़ी चीज़ होगी, तो वो जो सूखी हुई लकड़ियाँ हैं ना पेड़ में, तो वो जब तक डाली आप नहीं झुकाएंगे, उसको खींचेंगे नहीं, तब तक नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि दो प्रोसेस हैं जीवन में। एक झुकने की प्रोसेस है, जहाँ आप धरती से झुक के कोई चीज़ लेते हैं, लेकिन जब आपको आसमान से कोई चीज़ लेनी होती है तो उसको झुकाना होता है। ये एक ऐसा बिंब है जो बहुत असंगत लगता है, उसको लोग विचारधारा की तरफ ले जाते हैं। वो है ही, कविता लिखे ही वैसे गई है। वो लग रहा है आप सत्ता की बात कर रहे हैं कि झुकना नहीं करना चाहिए, कि झुका, बिल्कुल झुकाना चाहिए। क्यों नहीं झुकाना चाहिए? अगर आपकी सोच सामने वाले की सोच से आपको खुद को बड़ी लगती है, तो आपको उसको अपने स्तर पर लाना चाहिए। वो है लोकतंत्र, कि भाई ठीक है, तुम बहुत ऊंची जगह पर हो, तुम्हारे विचार, तुम्हारी विचारधारा बहुत ऊंची है, लेकिन वो मुझसे मेल नहीं खाती, तो मैं झुकाने की कोशिश करूंगा, असफल हो जाऊंगा। असफल मेरी एक कविता है, जो पराजय में आनंद ले सकते हैं। पढ़ी होगी आपने? पराजय ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। तो मैंने कोशिश की, मतलब ऐसे ऐसे मैंने, जैसे कि आप खदान में हैं, खदान में आपको इस बार जो ब्लास्टिंग के लिए वो लगाना है, आप 14 साल के हैं, आपको बहुत ऊपर जाके लगाना है। ऊपर जाके जब उसको लगाएंगे और जब ब्लास्ट होगा तब चीजें नीचे आएंगी। हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में। कई लोग, मैं एकदम जो टटकी पीढ़ी है हमारी, उसके हवाले से भी ये सवाल कर रहा हूँ, और वो भी इस बात को समझें, कैसे एक पूरे गद्य में या गद्य की भाषा में कविता की खोज की जाए। वो पूरा का पूरा गद्य है, प्रॉपर, जैसे हम निबंध लिखते हैं उस हिसाब से, कोई टूटी पंक्तियां नहीं हैं, कोई छंद नहीं है, कोई उस तरीके की लय नहीं है जैसी आमतौर पर आपकी कविताओं में मिलती है। वैसी कविताएं अगर सामने आए, कई बार तो उन कविताओं का मजाक तक उड़ाया जाता है, बनाया जाता है कि ये क्या है। आपने भी हत्यारे उतर चुके हैं क्षीर सागर में उसी पैटर्न पर लिखी है, वहाँ पर उस भाषा में कविता की खोज कैसे हो? कई बार क्या होता है कि आप 4 पंक्तियों के बीच में एक विराम देके फिर 4 पंक्तियाँ लिखते, फिर 4 पंक्तियाँ लिखते, एक फॉर्म ये हो गया। लेकिन कोई भी फॉर्म स्टैटिक नहीं होना चाहिए कि कविता ठीक इसी तरह से लिखी जाएगी। आप उन चीज़ों का अतिक्रमण करते हैं, तब एक नई चीज़ आती है। बेसिकली एक नैरेटिव है जल के बारे में, और मैंने इसमें उस
जो मेरे भीतर में जो एक लय है, जैसे मैं मान के चलता हूँ, तुमको बड़ा अजीब लगेगा, जो माँ होती है ना वो संगीत होती है। कैसे? जब आप गर्भ में होते हैं तब भी उसको ये लगता है कि मेरा बच्चा सोया नहीं है या बेचैन है, तो तब भी वो एक लोरी गा रही होती है, और जब वो पैदा होता है तब भी एक लोरी गा रही होती है। तो वो संगीत है, वो संगीत आपके भीतर भी आया है। वो संगीत, वो लय आपकी कविता में, चाहे गद्य कविता होगी या गद्य कविता ना हो, तब भी वो होगी। क्योंकि आपके जीवन में जितने परिवर्तन हो रहे हैं, आप उस लय से अलग जाके नहीं हो रहे, उसमें चेंज हो रहा है ना। लेकिन वो लय छूटा नहीं है। इसलिए मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, मैं उस तरह का आलोचक नहीं हूँ कि मैं किसी को समझाऊँ कि मेरी कविता ऐसी है, समझाना भी नहीं चाहिए। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम पढ़ के देखो, अगर इसमें तुमको ना मिले क्योंकि तब आप मुझे बताओ। 6 खंडों में विभक्त है कविता जी, और वो इसी में संभव हो सकती थी। हाँ, अच्छा, वो इसी में संभव हो सकती थी, क्योंकि मैंने वैसा भी लिख के देखा और ऐसा भी लिख के देखा। इसी तरीके से मुझे ये समझाइए मंडलोई जी कि एक कविता आपकी शरणार्थी, कितना कुछ अचानक ये सब, अचानक कलह, अचानक मारकाट, अचानक युद्ध, अचानक मौतें, अचानक रुदन, इस तरह एक दिन अचानक हुआ बेघर, अचानक हुआ शरणार्थी, अचानक इस जीवन में, अचानक यह जीना मरना। अब ये जो अचानक 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 है, ये इस कविता की खूबसूरती है। ये हट जाए तो कविता वैसी नहीं रहेगी जैसे अभी अचानक आई है। ठीक, कभी कभी इन शब्दों का आपके यहाँ, क्योंकि इस तरह की कविताएं बहुत हैं जहाँ पर एक शब्द बार बार आया है, क्यों ज़रूरी हो जाता है इन शब्दों का? क्या ये वज़न डालने के लिए होता है? क्योंकि जब ऊपर आ चुका है कितना कुछ अचानक ये सब, तो अगर यहाँ पर आता कलह, मारकाट, युद्ध, मौतें, रुदन, इस तरह, तब भी वो कविता वैसी नहीं रहती। देखिए, आपने चीज़ें तो बिल्कुल सही पकड़ी हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ देखने के लायक है। मैं एक कवि हूँ, मैं दुनिया को देख रहा हूँ। एक वो है जो उसका भोक्ता है, आप उससे भी मिल रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, तो वो यही कहेगा कि मैंने उम्मीद नहीं थी, अचानक ये हो गया मेरे जीवन में। ये युद्ध मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अचानक हो गया। तब आपको उस शब्द का पता चलता है कि यार ये अचानक कितना बड़ा शब्द है। जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ है, फिर भी उसके जीवन में वो अचानक है। तो फिर ये शब्द कविता के लिए, ये रेट्रिक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। काल बांका तिरछा से स्त्री का कंकाल, खुदाई में न माया मिली न राम, मिला स्त्री का कंकाल, राम के ज़माने का जिसका कोई जिक्र नहीं रपट में। स्त्रियां बहुत आती हैं आपकी कविताओं में। मैं स्त्री की तरह सोचता भी हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे बड़े जो संघर्ष को देखने का एक बड़ा सिनेमा है, वो माँ से और बहन से शुरू होता है। यहाँ तक कैसे पहुँचे स्त्री का कंकाल? यहाँ तक पहुँचने में इसका एक बहुत अच्छा क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो एक मैं अनुमति लेके सुना। हाँ। विष्णु खरे साहब का फोन आया एक दिन, मंडलोई मैं आज, मेरे घर में कभी नहीं आते थे, मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो अरे मैंने कहा दादा स्वागत है आपका, मेरे लिए तो ये इतनी बड़ी बात है कि आप मेरे यहाँ आ रहे हैं। वो आए, वो शराब लेकर भी आए, बोले आज सब कुछ मेरी तरफ से। तो मैं इतना विस्मित था, डरे हुए के साथ, संशय, मतलब इतने बड़े कवि का आना और इस तरह से आना। मैंने कहा हुआ क्या? बोले एक तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ, सिर्फ एक चीज की, वो ये जो स्त्री का कंकाल तुमने कविता लिखी है ना, ये पूरे इतिहास में कहीं नहीं आया, और जिस समय ये बात आई है
अगर ये बिंब मुझे मिल गया होता ना, तो मैं हिंदी का बड़ा कवि इस अर्थ में होता कि मैं बड़ी कविता लिखता, जैसे मुक्तिबोध में अंधेरे में लिखी। अब चीज़ें कहाँ से आती हैं? चीज़ें चेतना से आती हैं। हम मतलब रामायण सीरियल भी देखा, रामायण को पढ़ा भी। सीता यही तो कहती है कि मैं, यही प्रार्थना करती है ना कि मैं धरती में समा जाऊं जहाँ से आई हूँ। वो चली गई, अब खुदाई हो रही है। तो मेरी कल्पना में ये आया कि जब खुदाई हो रही है तो वो कंकाल क्यों नहीं मिलना चाहिए? वहीं कहीं आसपास ही तो वो उस धरती में गई होगी, तो वो भी आया होगा, लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन वो ऐसे समय में कविता आई ना जब देश में कुछ और चल रहा था। देखिए क्या है कि कविता तो कभी भी आ सकती है, वो अपने समय से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं कुछ, अपने समाज से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं कुछ, और उसका जो संदर्भ है वो उस संदर्भ में नहीं है, वो एक ऐसी स्त्री के संदर्भ में है जिसने धरती में अपनी इच्छित अंत को प्राप्त किया। ये भी तो हो सकता है कि आप उस समय नौकरी में थे और आपको लगा कि भाई दूसरा अर्थ ना लिया जाए, इसलिए इस अर्थ में ये कविता पढ़ी जाए। ये सोच के मैंने नहीं देखा। देखिए वो कविता इतनी छोटी क्यों बनी? मैं छोटी काया में हूँ, मेरा तो एक संग्रह, क्या कई संग्रह ऐसे हैं जो बिल्कुल छोटी काया में है। तो कोई चीज ऐसी ना कौंधती है कि यार ऐसा क्यों नहीं हुआ, और उसका कोई दूसरा अर्थ निकल सकता है जैसे आप निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने वो सोच के लिखा ही नहीं। मुझे तो सिर्फ उस समय सीता की वो पीड़ा, सिर्फ वही देख रही थी, और विष्णु खरे ने भी वही देखा। ये बात है यार, उसका इस बात से कोई संदर्भ नहीं। कभी परेशानी हुई पद पे रहते हुए लेखन में? लेखन से लेकर तो नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हाँ जो मैंने कर्म किए उससे तो जरूर हुई। कैसे? बहुत सारे ऐसे काम किए मैंने। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल से वो इस तरह के संदर्भ में मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उस तरह की चीज़ें बताई जा सकती कि नहीं बताई जाती। ये कहा जाता है कि दुनिया में 1 लाख में एक स्त्री ऐसी पैदा होती जिसकी योनि नहीं होती, वो विवाह के योग्य नहीं हो सकती। हमारे भोपाल में एक डॉक्टर थे, वो इसका ऑपरेशन करते थे। तो तुम तो रेडियो में रहे हो, तो रेडियो में जो पुरस्कार होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, नेशनल पुरस्कार होते हैं, तो उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाते हैं। तो मैंने उसको उसके लिए शूट किया था, और मैं अपने एडिटिंग रूम में था, कि एडिटिंग वगैरह कर रहा था। तो न्यूज़ के एक अधिकारी आए, उन्होंने कहा किया क्या यार, तुमने कुछ शूट वूट करके लाए हो क्या है? तो मैंने कहा ऐसा है यार, मैं उसको थोड़ा उसके लिए बनवा रहा हूँ। तो ना यार उसका एक हिस्सा मुझे दे दो। मैंने कहा देखिए ये जलती हुई आग है, इसको आपने न्यूज़ में लिया तो हाथ जलेंगे आपके, क्योंकि मैंने तो वीडियो में शूट किया था ना। तो उन्होंने एक हिस्सा लिख के वो कहानी कर दी। पूरे हिंदुस्तान में फ्रंट पेज, डायरेक्टर मैं, सारे लोगों ने, मतलब मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी से सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे। मैंने कहा एक बात बताइए सर, जो गाइडलाइंस या जो रूल्स आपने बनाए हैं वो मिनिस्ट्री के बने हुए हैं, तो न्यूज़ का हेड तो अलग होता है और वो ऑटोनॉमस होता है, वो अपनी न्यूज़ के लिए खुद निर्णय लेता है। अब मैं अगर डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई चीज़ कर रहा हूँ और अगर न्यूज़ वाला लेना चाहता है, और अगर मैं आगाह कर दूं उसके बाद भी लेता, क्योंकि उसको लगता है कि स्कूप मिल गया उसको, ये तो पूरी दुनिया में इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है, तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? मैं होऊंगा या वो, या आपका वो डिसीजन कि ये ऑटोनमस है। लेकिन उसके परिणाम मुझे भी भुगतने पड़े। तो ऐसी कई चीज़ें हुई, मतलब पॉलिटिकल भी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन वो सारी चीज़ें उस तरह से इसलिए नहीं बताई जा सकती कि एक इनसाइड लाइव होता है, एक आउटसाइड लाइव होता है। लेकिन आउटसाइड लाइव में मंगलोई जी आपकी नौकरी के बारे में बहुत सी बातें हुई, कुछ आरोप भी लगे। बिल्कुल लगे।
बाहर भी आप उनसे आ गए। हाँ। एक जनरल सवाल जो मैंने लगभग जितने लोग संगत में आए हैं और अगर वो सरकारी पदों पर रहे हैं तो ये पूछा ही है, और इसको बहुत आप जीवन और नौकरी हर लिहाज से जवाब इसका ओपन एंडेड दे सकते हैं। ईमानदार रहे नौकरी से लेकर जीवन में? ईमानदार रहा, और अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो सिर्फ पहले कोर्ट से लेके आखिरी कोर्ट तक मुक्त नहीं होता मैं। आपकी न्याय प्रक्रिया में सारे डिसीजन पहले कोर्ट के हाई कोर्ट में बदल जाते हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में बदल जाते हैं। वो क्यों नहीं बदला? इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। कभी अपने पद का लाभ लेखन में लिया? पद का लाभ अगर मैंने लेखन में लिया होता तो लोग कहते हैं कि आप इतने सक्षम थे कि सारे पुरस्कार ले सकते थे। मुझे कोई भी ऐसा पुरस्कार नहीं मिला जिस पुरस्कार को पाने के लिए जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुरस्कार मिल नहीं सकते। विश्वनाथ त्रिपाठी के इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा, चित्रा मुदगल ने मेरा नाम प्रस्तावित किया था। तो प्रस्तावित करना एक अलग बात है, एक पूरी प्रोसेस तो मैनेज करने वालों की भी है, जिसके बारे में हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, जिसमें सोशल मीडिया में पढ़ते रहते हैं। अगर कोई ऐसा एनेक्डोट आपके पास हो कि मैंने किसी पुरस्कार के लिए मैनेज किया है तो आप बताइए, तो फिर मैं वैसा जवाब दूं आपको। मैंने तो आपसे जनरल सवाल पूछा क्योंकि कई बार ये रहता है कि भाई फला आदमी पद पर है तो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहता ही रहता है उसके साथ में कि हम कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा भी। मेरे गुरु ब्यूरोक्रेसी में जिनको मैं मानता हूँ वो सुदीप बनर्जी थे, जो सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर हुए। उनकी कुछ सीखें थी जो उन्होंने बता दी थी कि ये तुम्हारे धारा 140 या 44 होती है ना, या ये वो है जिसमें किसी चीज़ को ना तो आने देना ना इससे बाहर जाने देना। उनको भी कोई पुरस्कार नहीं मिला। बहुत बड़े कवि थे। चाह क्यों, पुरस्कार की चाह होनी क्यों चाहिए? ये उनसे पूछिए जिनको है, जो मैनेज करते हैं, जो उसके बारे में बोलते हैं, उनसे पूछिए। आप तो खुद ऐसे पदों पे रहे जहां से पुरस्कार दिए जाते हैं। मसलन आप भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक रहे, अभी आप विश्वरंग के साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम संस्थाओं से अच्छे अच्छे पुरस्कार मिलते ही हैं। तो जब आप मैनेज करने की बात कह रहे हैं तो उंगली एक आपके ऊपर भी उठ रही है कि वहाँ भी मैनेज होते ही होंगे उस समय पर। देखिए, मैं किसी चीज़ से इनकार नहीं करता। दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैं भारतीय ज्ञानपीठ में हूँ, मैं निदेशक हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जूरी या सबसे बड़ी सिलेक्शन कमेटी जो हो सकती है उसमें नामवर सिंह भी है, उसमें प्रतिभा रे भी है, और इस कद काठी के लोग उसके रहे हैं और वो उसके चेयरमैन हैं, और उसमें एक नहीं कई भाषाओं के मेंबर हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल रहता है कहना कि ये सब मैनेज कर लिया गया, क्योंकि भारतीय भाषाओं के लोगों को भी पुरस्कार मिल रहा है, हिंदी के लोगों को भी मिल रहा है, अंग्रेजी के लोग सबसे प्रभुत्वशाली हैं। अंग्रेजी में एक ही पुरस्कार मिला अमिताभ घोष साहब को। तो जो चर्चा सामान्य तौर पर है वो एक पब्लिक ओपिनियन है, जो बहुत सारे अन्य पुरस्कारों, अन्य मैनेजमेंट से बनी हुई एक ओपिनियन है, उसके अपवाद भी होते हैं। कहा यह भी गया मंडलोई जी कि आप जब ज्ञानपीठ में गए तो ज्ञानपीठ पहले की तरह नहीं रहा, धीरे धीरे चीज़ें खराब होती चली गई। इसके लिए तो सिर्फ आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि ये जो ज्ञानपीठ का जिसको आप बोल रहे हैं ठीक नहीं रही, वो मेरे समय के बाद या मेरे समय से शुरू हुई या उसके बहुत पहले से शुरू हो गई थी। किसी को ये नहीं मालूम है कि ज्ञानपीठ को, उसके पब्लिकेशन को
बहुत हद तक उनके छोटे पुरस्कारों को, इन सबको बंद होना है, इसकी चर्चा मेरे आने के बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उसका कारण एक तो बजट था। लोग कहते हैं कि ज्ञानपीठ के पास जो टाइम्स ऑफ इंडिया का तो बहुत बजट था। नहीं, जब रविंद्र कालिया थे तब भी किताबें 50-60 एक साल में छपती थी। इसमें उन किताबों को हम नहीं जोड़ते जो मूर्ति देवी की यानी जैनिज्म वाली जैन साहित्य की किताबें छपती थी। संख्या वही थी। मेरे समय में 50 ही किताबें छपी हैं। मेरे समय में जो पुरस्कार नहीं थे, मैंने वो पुरस्कार भी शुरू किए, जिसमें ज्ञान गरिमा अलंकरण था, जिसमें कथेतर साहित्य का था, और युवाओं को मेरे समय तक वो सारे पुरस्कार जारी रहे। मुझे 6 साल का टर्म मिला था, मैं 5 साल में इसलिए निकल के आया कि मैं वो सारी चीज़ें देख रहा था। और आलोक जी के जाने के बाद जो स्थितियां थी वो भी समझ में आ रही थी। आप एक मैनेजमेंट में, निदेशक उस मैनेजमेंट की नीतियों के अनुसार काम करेगा। अंजुम एक बहुत अच्छा संगत कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि 100 अंक करेंगे आप, तो आपने 100 अंक किए, तो क्या 100 अंक के बाद संगत का पराभव हो गया? इसका क्या जवाब है? मुझे कहा कि भाई आप 6 साल के लिए हैं, आपको ये करना है, ये हमारी स्थितियां हैं, ये हमारी नीतियां हैं। मैंने किया, उसमें कोई गिरावट नहीं है, बल्कि प्लस ही किया है। अवार्ड्स में भी प्लस किया है, और ज्ञानपीठ की परंपरा में। आपके रहते प्रधानमंत्री से पुरस्कार पहली बार मिला, उससे पहले नहीं होता था ये? नहीं, ऐसा नहीं है। राजपुरुष से पुरस्कार की बात कर रहे हैं आप, और कहीं ये इनबिल्ट है ज्ञानपीठ के पुरस्कार में कि इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति से पुरस्कार दिया जाना तो है। राष्ट्रपति होने चाहिए थे? नहीं, होना चाहिए था, लेकिन आप राष्ट्रपति हर बार आपको उपलब्ध हो जाएंगे, ये कोई ज़रूरी है? आप 100 की संख्या कर रहे हैं, एक आदमी जो सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए अनुपलब्ध है, तब आप क्या कहेंगे? आपकी गलती है। और मैनेजमेंट भी तो कुछ चाहता है ना। आप इस समय इशारा उसकी तरफ कर रहे हैं जो सिस्टम में एक व्यक्ति है। सिस्टम बहुत बड़ा है। चाहे पुरस्कारों की बात हो, पुरस्कार देने की बात हो, या कुछ भी बात हो, ज्ञानपीठ के इतिहास में 400 लोग, ये जिन लिटरेरी फेस्टिवल की आप बात कर रहे हैं ना, ये ज्ञानपीठ कलकत्ता में बहुत बड़े पैमाने पे कर चुका। वो सब बंद हो गया था। मैंने छोटे लेवल पर 5 साल तक वो भी शुरू किया। उसके पहले तो किसी ने नहीं शुरू किया। कम से कम 20 साल का एक ब्लैंक पड़ा हुआ है कि साहित्यकार, आपको मालूम है, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, ओमपुरी हो, NSD के तमाम लोग हों, फिल्म के तमाम बड़े लोग हों, सब ज्ञानपीठ के आयोजन में आ चुके हैं। वो परंपरा ख़त्म हो गई थी। 5 साल तक वो परंपरा वाक के नाम पर मैंने शुरू की थी। तो मैंने कुछ जोड़ा और कुछ वहाँ से लेके भी तो आया। लेकिन जिस चीज़ को, अब हर चीज़ का एक समय होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक समय होता है, सबका समय होता है। तो जब एक इस स्टेज पर चीज़ आ गई किसी बड़े विचार के लिए या किसी बड़े विचार के लिए नहीं, कि भैया ज्ञानपीठ का समय हो गया है, तो वो हो गया है। मंडलोई जी, एक चीज़ ये भी बहुत है कि जहाँ जहाँ आप गए हैं, आपके टर्म्स बहुत छोटे छोटे रहे हैं, मतलब कार्यकाल। वैसे ज्ञानपीठ के साथ बहुत लंबा नहीं चला, हालांकि 5 साल कम नहीं होता है, 5 साल तक आप रहे, फिर वाणी गए, बहुत छोटा कार्यकाल रहा। इसके अलावा भी फिर आपने विश्वरंग के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो बहुत छोटे छोटे टर्म्स आपके रहते हैं। शायद आपको काम में मज़ा नहीं आता, या फिर कुछ और नए की चाह हमेशा बनी रहती है, ऐसा है? देखिए, क्या है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, जहाँ से बचपन से शुरू हुआ ना, मैं नए अनुभव से गुजर जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि किसी एक जगह आपको क्या अनुभव मिल रहे हैं और
और क्या उन अनुभवों की सीमा यहाँ ख़त्म हो रही है? जब मुझे लगा कि भाई चाहे भारतीय ज्ञानपीठ की बात हो, चाहे किसी और भी बहुत सारे काम किए, कि यार मैं ये अनुभव यहाँ लेने आया था, इसने मेरे जीवन में कुछ जोड़ा। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं प्रिंट में नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था, तो मैं ऑडियो और वीडियो का तो एक आदमी बन गया, प्रिंट का मेरा अनुभव नहीं। तो जब ज्ञानपीठ से आया तो मैं प्रिंट के अनुभव को लेने के लिए वहाँ चला गया। वहाँ से मैं समृद्ध हुआ। 5 साल तक मैंने नया ज्ञानोदक का संपादन किया और ऐसे ऐसे विषयों को मैं लेके आया जो आज मौजूद हो रहे हैं। उसका सरहद विशेषांक मुझे याद है ना? तो वहाँ पर एक समय के बाद कहीं भी जाओ ना, तो आपको अगर नौकरी ही करनी है, पैसा ही कमाना है, तब तो ठीक है, तब आप कंटिन्यू करेंगे, तब आप खुद ही कोशिश करेंगे कि एक के बाद दूसरा टर्म मिल जाए। मैं वैसा नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, ये यहाँ मैंने इतना समझ लिया, मुझे भले ही 6 साल का मिला, मैं 5 साल में निकल जाता हूँ। ऐसा भी तो होता होगा कि चूंकि आप इतने बड़े पद से रिटायर हुए, ये भी मन में रहता होगा कि भाई एक समय पर बहुत लोग पूछ रहे थे, अचानक से वो चीज़ डिमिनिश ना हो जाए, तो उसी के इक्विवेलेंट कुछ काम हम लोग करते रहें ताकि वो बना रहे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। उसका कारण बता रहा हूँ। अगर मैं रेडियो और टेलीविज़न से डीजी की पोस्ट से रिटायर हुआ, तो जब मैं वहाँ से निकला ना, तो वहाँ मेरी पीठ थी, मैं भूल जाता हूँ। राग मियाँ की तोड़ी याद रखता हूँ मैं, कि राग भी हो और उसके साथ विराग भी हो, और जब आपके विराग का समय आए तो आप मुक्त हो जाए। वो कंक्लूड हो गया। मतलब एक राग आपको गाना था, सुनना था, देखना था, कुछ भी करना था, वो कर लिया आपने। अब अगर आप आगे नहीं जाओगे तो आप स्टैग्नेंट हो जाओगे, फिर आप आवर्तन में रहोगे, मतलब वही चीजें करोगे। तो एक किसी भी जो क्रिएटिव फैकल्टी का आदमी है, उसको पैसे के पीछे या नौकरी के पीछे वही सब करते रहना चाहिए, या अपने लिए कोई नई दुनिया भी इन्वेंट करनी चाहिए? मैं हमेशा वो करता हूँ। अब आप विश्वरंग की बात कर रहे थे, तो मुझे लगा यार कि मैंने जो इवेंट मैनेजमेंट रेडियो और टेलीविज़न में किए, मतलब सब्सटेंशियल बड़े लेवल के, लेकिन इतने लेवल के नहीं थे, तो यार ये इवेंट मैनेजमेंट एक बार करके देखा जाए। और वो मैं ओलंपिक कर चुका था, एशियन गेम्स भी कर चुका था, कॉमनवेल्थ गेम्स भी कर चुका था, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स भी कर चुका था। तो मैंने कहा लिटरेचर का भी एक करके देखते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने वो उसका जो सुख है ना, वो सुख बिल्कुल दूसरा है। उसका किसी राजनीति से, किसी चीज़ से लेना देना नहीं। एक ऐसा सुख होता है वो, यार मैंने ज़िंदगी में ये सब नहीं सोचा था, क्या करूं? करने के रास्ते पे गया तो कर भी लिया। और हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। ठीक बात है। आपने जैसे कहा ना अलग अलग काम, तो उसी में जो फिल्म निर्माण आपने किया, जेल के कैदियों से लेकर और परसाई, ज्ञान रंजन और शीन काफ निज़ाम, शायद उन पर भी आपने एक फिल्म बनाई है, कुमार गंधर्व, श्रीकांत वर्मा, इन सब पर। यहाँ से लेकर मंडलोई जी ऑडियो विजुअल की इमेजेस, फिर इधर आप फोटोग्राफी में काफ़ी अपने हाथ आजमाया, पेंटिंग्स आपने खूब की, इधर संगीत पर आपने लिखा, उदाहरण आप संगीत के रागों से देते रहते हैं कि तुम ये हो। अभी जैसे आपने खुद आवर्तन की बात भी यहाँ पर कर दी। आपको लगता नहीं है जब आदमी बहुत सारे क्षेत्रों में थोड़ा थोड़ा होता है, तो वो संपूर्ण उसकी पहचान क्या हो, इसमें कहीं ना कहीं असमंजस क्रिएट हो जाता है? मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने आप को संपूर्ण मानता ही नहीं हूँ। एक होता ना कि नहीं, मुझे एक कवि के रूप में पहचाना जाए। नहीं, अगर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं तो पहचाना किस तौर पे जाएगा फिर? देखिए क्या है, ये तय करना मेरा काम नहीं है। ये तय करना काम जो उसको तय करते हैं, वो चाहे आलोचक हो चाहे कोई हो। मैंने लेकिन एक चीज़ ये की, एक प्रश्न आपने जड़ता का किया था, वो तोड़ने का प्रयास किया। वो तोड़ने का प्रयास किया, और वो मेरी कविताओं में आया या नहीं आया। मैं मूलतः अपने को कवि मानता हूँ, और कविता से जो मुझे मिला है ना, उसी से मैं फिल्म में गया, उसी से मैं फोटोग्राफी में गया, उसी से मैं चित्रकला में गया।
तो मेरे बाकी जगह जाने की जो प्रोसेस है वो कविता से है। तो मूल मेरी कविता है, अगर उसमें मैं रह सका या उसमें किसी ने पहचान लिया, शिनाख्त कर ली, उतना बहुत है। ये सारे क्षेत्र एक दूसरे में आवाजाही जब करते हैं, मदद होती है या कंफ्यूजन क्रिएट होता है? मदद होती है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता बाबू। इतनी मदद होती कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कविता में लाइट एंड शेड लाना हो तो कहाँ से लाएंगे आप? बहुत सारे लोगों की कविताओं में लाइट और शेड है ही नहीं। तब आपको समझ में आता है कि यार बचपन में चाहे आप जंगल में रहे हो, जो सूर्य की रोशनी उतर रही है उसमें जो लाइट एंड शेड देखा हो, चाहे फिल्म बनाते हुए देखा हो, या ऑडियो जो इमेजेस आ रही हैं, वो तब पता चलता है कि आपकी कविता में आया कैसा। अगर इनमें नहीं होते, वही शमशेर तो चित्रकला से कविता में आए थे, उन्होंने चित्रकला छोड़ दी, लेकिन पूरी की पूरी उनकी कविता चित्रकला के अनुभवों पर है। वो जो इमेजेस, वो जो रंग, वो तमाम चीजें आती हैं, वो हिंदी साहित्य में किसी की कविता में नहीं है। तब ये आपका चुनाव है। और जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे सिर्फ कविता करनी है या कलाओं में रहना है, और जब ये भी सोच लेते हैं कि यार उससे क्या मिलना है क्या नहीं मिलना, ये मेरा कोई संदर्भ नहीं है, तो आप बहुत आनंद में रहते हैं। तो मैं बहुत आनंद में रहता हूँ। जब मैं कविता से थोड़ा सा विश्राम लेना चाहता हूँ तो दूर भी कलाओं में चला जाता हूँ। उन दिनों को याद करते हैं जब आपने और आपके कुछ मित्रों ने आटा घोल कर दिन गुजारे थे? बिल्कुल याद करता हूँ। मेरी आत्मकथा आने वाली है राजकमल से। आप उस आत्मकथा वो बचपन से लेके कॉलेज लाइफ तक की है, उसमें वो प्रसंग आता है। लेकिन उन तमाम चीज़ों से भी हम लोगों को ना बहुत ताकत मिली। तो ये जो ताकत है ना, ये किस चीज़ से मिलेगी? जैसे मैं कहता हूँ, अगर आप निराश हो जाते तो आज अंजुम मुझे थोड़ी बुलाता है यहाँ बातचीत करने के लिए। वो हो सकता है मैं कहीं और पड़ा होता। तो मैं इस तरह से अपने जीवन की यात्रा को देखता हूँ। और मैं बता रहा हूँ कि सारे संघर्षों के बाद, गरीबियों के बाद, भूख और लाचारियों के बाद, मुझसे ज़्यादा अनुभव के मामले में या जीवन के मामले कोई अमीर नहीं है। मैं बहुत अमीर हूँ। और ये जो वो मेरे अनुभव है ना, जितना जी जाऊँगा साथ में रहेंगे। अरे क्या बात है। कई लोग यहाँ पर आए संगत में, उन्होंने ये कहा कि कवियों में आपस में दोस्ती नहीं हो सकती, और होते भी नहीं है। अंदर अंदर ईर्ष्या का भाव रहता है। सच है या फिर दोस्ती होती है? सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। मोटा सच तो ये है जो हम इस समाज से जानते हैं, है तो सही वो बात। लेकिन वो मेरे साथ भी हो। देखिए, जो लोग कुछ पाना चाहते हैं ना, और बड़ा पाना चाहते हैं कि भाई मैं इससे बड़ा कवि हो जाऊं, तो वो भीतर भीतर वो सब चलता रहता है। वो बिल्कुल सच है, चलता रहता है। और मैंने तो उन लोगों के बीच में बैठकर ये सारी चीजें सुनी। उसके ऊपर अगर कभी संगत का एपिसोड होना तो 2 घंटे उसमें भी निकल सकते। कौन कौन मित्र हैं आपके? मेरे मित्रताएं? हाँ, भाई युवा से लेकर सीनियर तक सब है। बहुत सेफ साइड आंसर होता है ये सेफ नहीं है। अगर आप युवा के साथ, जैसे अगर मैं अंजुम के साथ नहीं हूं ना, तो मेरा विश्वनाथ त्रिपाठी जी के साथ या मेरे समकालीन मदन कश्यप के साथ या राजेश के साथ या अरुण कमल या विजय कुमार, इन लोगों के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक बात है। फिर कैसे आप सार्वजनिक हो जाएंगे? फिर कैसे आप लोकतंत्र की उदात्त भूमि पर खड़े होंगे? सत्संग से सीखा है तो मुझे मालूम है ये आदमी ऐसा है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो मेरे काम की हो सकती है, जो मेरे ज्ञान के काम की हो सकती है। तो मैं उन सबके साथ रहता हूँ। एक कविता है दिसंबर 1982 की। दिसंबर 1982 महीना याद है आपको? हाँ, शायद याद है। क्या हुआ था? चलिए, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है। शायद वो प्रेम की कविता है, विवाह की कविता है। विवाह के पहले की प्रेम की कविता है। हाँ। अगर आपने 15 दिसंबर कहा होता हाँ,
तो शायद मैं अच्छा, पकड़ का पर दिसंबर में तो बहुत कुछ हुआ है। तो आपने उसमें लिखा कि उन्होंने मेरा हाथ थामा करके, आपने बाकायदा लिखा है। क्या योगदान रहा उनका आपके पूरे जीवन में? देखिए क्या है कि कुछ चीज़ें जो होती है ना, अव्याख्याएं होती हैं, आप उनको व्याख्या की नहीं कर सकते। अगर वो नहीं होती तो मैं इस जीवन में यहाँ तक होता ही नहीं, क्योंकि जब जब मैं टूटा तब तो कौन था, वही थी, है ना। जब जब मैं जो मुझे करना चाहिए था तब भी थी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था तब भी वही थी। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब मैं जो हूं वो मेरे किए का मैं नहीं हूं। उनमें पत्नी के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिसने मेरी इस अच्छी बुरी पर्सनैलिटी को बनाया, जिनके साथ काम किया वो भी हैं, जिनको प्रेम किया वो भी हैं, दोस्त हैं, सारे लोग हैं। मैं अपना बनाया हुआ नहीं हूं, मैं दूसरों का बनाया हुआ हूं। कोई ऐसा काम जो लीलाधर मंडलोई करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? मैं अपनी आत्मकथा पूरी करना चाहता हूँ। एक भाग कर लिया है, हो सकता है 2 भाग और लिख पाऊँ। 3 भाग में आ रही है? बचपन से लेके जब मैं कॉलेज में आया, वो आयु मेरी 14 साल की थी, वहाँ पर तक का मैंने किया। 14 साल से बाद में जहाँ से मैंने कॉलेज लाइफ शुरू की और जहाँ मैं नौकरी में गया, तो नौकरी तक जाते जाते एक हिस्सा जहाँ आकाशवाणी का पूरा पीरियड ख़त्म होता, वहाँ तक दूसरा हिस्सा करना चाहता हूँ। दूरदर्शन से लेके बाकी जितनी नौकरियाँ की वहाँ तक तीसरा करना चाहता हूँ, अगर कर सका तो यही एक चीज़ है, क्योंकि ये फॉर्म मेरे सबसे नहीं, जो रियलिज्म का फॉर्म होता है मैं उसके पास रहता हूँ। नॉन फिक्शन सब रियलिज्म के फॉर्म मैं मानता हूँ। कल्पना के बावजूद रियलिज्म के फॉर्म सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर आप अपने जीवन का सच कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जल्द आत्मकथा अपनी पूरी करें, हमसे बातचीत की, अपने जीवन के किस्से हमको सुनाए, कविता पर बात हुई और आने वाली आत्मकथा के बारे में भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया संगत में आए। मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का अंत आप एक कविता को पढ़कर करें। उसके पहले एक बात, हाँ, मेरा ज़िंदगी रेडियो टेलीविज़न का था, वहाँ भी बहुत सारे काम किए जी, लेकिन हिंदवी का ये जो संगत वाला काम है ना, ये इस अर्थ में मानी खेज है कि इस बड़े कैनवास पर इस तरह का कभी किसी चैनल ने नहीं सोचा। वो मेरी अधूरी इच्छाओं का भी एक बात है। अब जहाँ तक कविता की बात है तो एक कविता याद आ रही है, वो वही सुना देता हूँ। जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, जिनका सिरहाना ताउम्र पत्थर रहा हो, उन्हें तकिए पर नींद नहीं आती। वाह वाह, पत्थर की कोमलता हर कोई नहीं जानता। क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संगत के लिए। संपूर्ण अनुभूति जो होती है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है भाषा में। अपनी जटिल अनुभूतियों को सरलीकृत किए बगैर आप व्यक्त कर सकते हैं तो छंद में लिखना सबसे आदर्श है। कि स्त्री ऐसी कभी नहीं हो सकती कि जो गोद में लेकर किसी बच्चे को जला दे। कविता का सत्य जो है वो समाजशास्त्र के तथ्य से अलग भी हो सकता है। कई चीज़ों का जो विरोध आपको दिखता है, कवि कर रहा होता है शायद, लेकिन वो असल में उसका समर्थन कर रहा होता है।